एक कहानी जो खत्म समझी गई थी, लेकिन असल में वो सिर्फ शुरुआत थी। केरला की खूबसूरत जमीन पर फिर से एक ऐसा राज खुलने वाला है जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश को हिला देगा। कल तक जो लड़कियां खामोश थीं, आज वो सच बोलने के लिए तैयार है। जब धोखा दोस्ती के रूप में आए, जब साजिश मोहब्बत के नाम पर हो, तब सिर्फ एक सवाल रह जाता है, सच क्या है? इस बार कहानी सिर्फ बचने की नहीं, लड़ने की है। उन लोगों के खिलाफ जो जिंदगियों को खिलौना समझकर तोड़ देते हैं। सच का सफर मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जब सच बोलने की हिम्मत आ जाए, तो सबसे बड़ा डर भी टूट जाता है। एक नई जंग, एक नई सच्चाई और एक ऐसी कहानी जो दिल को झंझोड़ देगी। साल 2023 में विवादों के बीच रिलीज हुई द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह अब इसका सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड लेकर आए हैं। पिछली फिल्म को जहां सदुक्तो सेन ने डायरेक्ट किया था, वह इस बार निर्देशन की कमान कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। टीजर रिलीज के बाद से ही यह सीक्वल फिल्म भी विवादों में रही। मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा। सिंगल बेंच ने माना कि पहली नजर में इस फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता दिखती है। अदालत ने रिलीज पर 15 दिन की रोक लगाई। केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को फिल्म की पैरोकारी की केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में फिल्म की पैरोकारी की। नतीजा ये हुआ कि बड़ी ही नाटकीय घटनाक्रम में डिवीजन जज ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। स्टे हटते ही शुक्रवार 27 फरवरी की देर शाम फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। 2 घंटे 11 मिनट लंबी इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस में सच्ची मेहनत झलकती है, लेकिन यह जिस तेज टोन में शोर मचाती है, प्लॉट और कहानी की गहराई का एहसास करवाने से चूक जाती है।
फिल्म का नाम भले ही केरल स्टोरी है, लेकिन इसकी कहानी भारत के अलग अलग हिस्सों की तीन जवान औरतों सुरेखा यानी उल्का गुप्ता, नेहा यानी ऐश्वर्या ओझा और दिव्या यानी अदिति भाटिया के बारे में है। कोच्चि की सुरेखा के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे सलीम यानी सुमित गहलावत से इश्क हो जाता है, जो एक शादीशुदा जर्नलिस्ट है। सलीम वादा करता है कि वह उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा और अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। इसी तरह ग्वालियर की जेवलिन थ्रोअर नेहा एक अच्छे भविष्य का सपना देखती है। उसे फैजान यानी अर्जुन सिंह औजला से प्यार हो जाता है, जो अपनी पहचान छिपाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे अच्छे कोच से ट्रेनिंग दिलाने में मदद करेगा। कहानी की तीसरी कड़ी जोधपुर की दिव्या से जुड़ती है, जो एक टैलेंटेड डांसर है और ऑनलाइन बोल्ड डांस वीडियो पोस्ट करती है। उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जब वह रशीद यानी युक्तम खोसला से मिलती है तो वह शादी के बाद उससे इन सबसे आजादी का वादा करता है। शादी के बाद ही तीनों ही औरतों को सख्त धार्मिक नियमों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी जिंदगी के फैसलों की कीमत का है एहसास होता है। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड अपने 2 घंटे से अधिक की रन टाइम में ज्यादातर समय एक ही टॉपिक पर रहती है। यह तेज टोन सेट करती है, लेकिन कहानी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है। आलम यह है कि इसे देखते हुए आखिरी 10 मिनट में ही आपको राहत मिलती है, लेकिन तब तक आपका सब्र जवाब दे चुका होता है। यह फिल्म हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म बदलने के मुद्दे पर है और इसके लिए एक समुदाय को पूरी तरह से दोषी ठहराती है। बैकग्राउंड स्कोर लाउड और ड्रामेटिक है। ऐसा लगता है जैसे लगभग पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है। यह सोशल ड्रामा फिल्म एक मजबूत प्लॉट की बजाय भारी भरकम सीन और भाषणों प्रवचनों पर ज्यादा निर्भर है। साल 2023 वाली पहली फिल्म में कुछ दिलचस्प पल थे, लेकिन यह सीक्वल फिल्म बेहद कमजोर है। आप शुरू में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी कहां से और कैसे खत्म होगी। सही मायने में द केरल स्टोरी फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं है। राइटिंग कमजोर है और ट्रीटमेंट बहुत जोर देने वाला है। टोन ऐसा है जिसे जबरदस्ती की जा रही हो। बारीकी और प्लॉट की गहराई के लिए कोई जगह नहीं है। पूरी फिल्म में हिंदू परिवारों को प्यार भरा और खुश दिखाया गया है, जबकि मुस्लिम घरों को मूड और विजुअल्स दोनों में डार्क शेड्स में दिखाया गया है। इस अंतर को दिखाने के लिए कलर स्कीम भी बदल दी गई है। आखिर में फिल्म असली धर्म बदलने के मामलों का जिक्र करती है और बताती है कि कुछ यूरोपीय लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया था। यह छांगुर बाबा के बारे में रिपोर्ट से काफी प्रेरित है, जिस पर हजारों लड़कियों को धर्म बदलने के लिए टारगेट करने का आरोप था। हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिल्म का तेज टोन अक्सर उन पर हावी हो जाता है। सुरेखा के रूप में उल्का गुप्ता ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और एक ऐसी लड़की को अच्छे से दिखाया है जो अपना धर्म बदलने से मना कर देती है। कई सीन में उनका गुस्सा और कंफ्यूजन असली लगता है। इसी तरह दिव्या के रूप में अदिति भाटिया और नेहा के रूप में ऐश्वर्या ओझा ठीक ठाक हैं और शादी के बाद डर और ड्रामा को दिखाने में कामयाब रही। कुछ पल ऐसा भी हैं जब उनके शांत रिएक्शन डायलॉग से ज्यादा बोलते हैं। हालांकि स्क्रीन प्ले उन्हें उनके किरदारों को पूरी तरह से दिखाने के लिए काफी गहराई नहीं देता है। द केरल स्टोरी 2 अपने मैसेज में साफ है और बिना किसी झिझक के अपना नजरिया सामने रखती है। यह बताती है कि 2047 तक भारत शरिया कानून के तहत एक मुस्लिम देश बन सकता है। फिल्म इंटरफेयर शादियों के बारे में बात करती है और दावा करती है कि धर्म बदलना देश के पॉपुलेशन बैलेंस को बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। क्लाइमैक्स में टोन और भी ज्यादा डायरेक्ट हो जाता है जब आरोपियों को एक तेज और इमोशन गाने के बीच अरेस्ट किया जाता है। फिल्म के कई सीन परेशान करने वाले हैं, जिनमें बार बार सेक्सुअल असॉल्ट, जबरदस्ती बीफ खाना और बेरहमी से हिंसा दिखाना शामिल है। यह फिल्म जबरदस्ती शादियों और धर्म बदलने में फंसी महिलाओं को दिखाने में हद पार करती है। हालांकि यह असली घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है, लेकिन इसका मजबूत और एक तरफा टोन साफ तौर पर बताता है कि यह सोची समझी तयशुदा फिल्म है। धर्मांतरण के मुद्दे को गंभीर मानते हुए अगर कोई संजीदा फिल्म देखने की चाह है, तो भी यह फिल्म ऐसी नहीं है कि जिसे देखा जाए। बेहतर होगा समय और पैसे बचाएं। महीनों की बहस, सेंसर बोर्ड की खींचतान और कोर्ट रूम ड्रामे के बाद आखिरकार विपुल अमृतलाल शाह की द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड रिलीज तो हो गई, लेकिन मजेदार बात यह है कि फिल्म की कहानी से ज्यादा ड्रामा असल में हुआ। थिएटर में पर्दा उठते ही साफ लग जाता है कि यह फिल्म किसी गहरी कहानी या
थ्रिलर बनने की कोशिश नहीं कर रही, ये बस अपनी बात या कहे एजेंडा दोहराती नजर आती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ किरदार एक कथित गजवा ए हिंद मिशन के तहत धर्म विशेष की लड़कियों को प्यार और शादी के नाम पर फंसाते हैं। उनका मकसद लड़कियों का धर्म बदलवाना, उन पर दबाव डालना और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। कहानी ऐसे दिखाती है जैसे यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो। फिल्म 3 लड़कियों की कहानी दिखाती है, दिव्या, नेहा और सुरेखा, जो भारत के अलग अलग शहरों से हैं और अपनी अपनी जिंदगी में सपने देख रही होती हैं। लेकिन इनकी जर्नी जल्द ही एक ही दिशा पकड़ लेती है। हर लड़की को एक ऐसा लड़का मिलता है जो पहले तो प्यार दिखाता है और बाद में अपनी असली पहचान और मकसद दिखाता है। दिव्या ने अदिति भाटिया, 16 साल के डांसर जिसे शोहरत के नाम पर फंसाया जाता है। नेहा ने ऐश्वर्या ओझा, एथलीट जिसे प्यार का भरम देकर धोखा मिलता है। सुरुखिया ने उनका गुप्ता, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जो एक पत्रकार के नाम पर शुरू हुए रिश्ते में गहराई से फंस जाती है। इसके बाद फिल्म में शुरू होती है जबरदस्ती, हिंसा, डर, धमकी और बार बार वही घटनाएं। कई सीन असरदार तो हैं, लेकिन कहानी कहीं आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लगता है जैसे ऑडियंस ने इमोशनल रोलर कोस्टर पर नहीं बल्कि एक लंबी थका देने वाली फिल्म देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किरदारों को भागने या कुछ बदलने के मौके दिखते हैं, लेकिन वे बस फैसले ना लेकर आगे बढ़ते हैं। वही फैसले जो कहानी को फिल्म की अपनी थीसिस के हिसाब से चलाते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका अभिनय है। उल्का, अदिति और ऐश्वर्या ने अपने किरदारों का डर, दर्द और उलझन बहुत ही सच्चाई से दिखाई है। इनके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह औजला और युक्तम खोसला ने भी अपने रोल ईमानदारी से निभाए हैं। उनकी एक्टिंग कहानी को और भी असली व असरदार बना देती है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो खासकर माता पिता की भूमिका निभाने वाले कलाकार पूर्वा पराग, राम जीवाली, राजीव कुमार, श्वेता मुंशी, अभिषेक शंकर और लक्ष्मी सभी ने बेहद सच्ची और प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है। खासकर केरल के माता पिता वाला क्लाइमैक्स सीन बहुत ही स्वाभाविक और दिल को छू लेने वाला लगता है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टोन दिया है, जिसमें रियल घटनाओं से प्रेरित सीन्स, तीखे संवाद और तेज रफ्तार एडिटिंग लगातार ऑडियंस को असहज लेकिन सचेत बनाए रखती है। हाँ, कुछ स्थानों पर फिल्म जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक और एक तरफा लगती है। हालांकि इसका भावात्मक असर और विषय की गंभीरता से पूरी तरह अनदेखा करना मुश्किल बनाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि भले ही बिल्लू अमृतलाल शाह ऐसा कहते हैं कि वो किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देखते वक्त साफ महसूस होता है कि कहानी एक विशेष समुदाय को नेगेटिव दिखाने की तरफ झुकी हुई है। इसके अलावा कई किरदार ठीक से विकसित नहीं किए गए हैं, जिससे उनके फैसले अवास्तविक लगते हैं और कहानी में गहराई नहीं आती। संवेदनशील विषय होने के बावजूद फिल्म कई जगह प्रचार जैसे महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग नजरियों को दिखाने के बजाय कहानी को बस एक ही दिशा में ढकेला गया है, जिसकी वजह से फिल्म का असर कमजोर पड़ता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो तीखे मुद्दों पर बनी हों और भावनात्मक तौर पर झकझोरे, तो द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड आपको कुछ हिस्सों में प्रभावशाली लग सकती है। लेकिन अगर आप एक मजबूत, संतुलित और आगे बढ़ने वाली कहानी की उम्मीद करते हैं, तो यह फिल्म आपको थोड़ी निराश कर सकती है। कई जगह कहानी दोहराव भारी लगती है और संवेदनशील विषय को भी काफी ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। इसलिए कुल मिलाकर यह फिल्म किसी के लिए नहीं है। आप इसे देखें या नहीं, या पूरी तरह आपकी पसंद और विषय में रुचि पर निर्भर करता है। लंबी कानूनी लड़ाई और विवाद के बाद द केरल स्टोरी रिलीज हो गई। हालांकि इसे अपनी निर्धारित तारीख 27 फरवरी की सुबह ही सिनेमाघरों में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोपहर तक स्टे हटाने का फैसला आया और रात तक फिल्म थिएटर्स में पहुंची। कहीं शाम 7 बजे शो शुरू हुए तो कहीं 8 बजे से। पहले दिन कम टिकट बिक्री का नुकसान निर्माता को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह सूचना सभी दर्शकों तक समय पर नहीं पहुंच पाई कि फिल्म रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, द केरल स्टोरी 2 वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी का सीक्वल है। छोटे बजट की होने के बावजूद पिछली फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया था। अब सबकी नजरें इसके दूसरे भाग पर हैं। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं, जिन्होंने पहली फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। मुख्य कलाकारों में है ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, पूर्वा पराग, सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह, युक्तम और अलका अमीन। कहानी लिखी है विपुल अमृतलाल शाह और अमरनाथ झा ने। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर विवाद, चर्चा और सोशल मीडिया पर बहस तेज रही। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे थे, तो कुछ इसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म मान रहे थे। ऐसे माहौल में दर्शक एक पूर्वाग्रह के साथ थिएटर में प्रवेश करता है।
क्या सचमुच प्रोपेगेंडा है या किसी वास्तविक समस्या को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश? फिल्म तीन लड़कियों की कहानी पर आधारित है। उनके जीवन में प्रेम, विश्वास और फिर धोखे के जरिए धर्मांतरण की घटनाएं दिखाई गई हैं। ट्रेलर से स्पष्ट हो जाता है कि विषय संवेदनशील है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से अलग परिवेश से आई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा पहला फुसलाकर पहले शादी और फिर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों को मत अलग अलग हो सकते हैं। बतौर सिनेमा या क्या परोसती है, इसे समझना जरूरी है। दृष्टिकोण का प्रभाव। दर्शक अपने नजरिए से फिल्म देखेंगे और सवाल उठा सकते हैं कि यह कितनी राजनीतिक रूप से संतुलित है। कुछ लोगों के लिए यही इसकी कमी हो सकती है। हालांकि इसे कहानी के रूप में देखें तो यह प्रिडिक्टेबल जरूर लगती है, लेकिन कमजोर नहीं। स्क्रीन प्ले की शुरुआत। तीनों लड़कियों की कहानियां क्रमशः सामने आती हैं, जो कुछ हद तक अनुमानित लगती हैं। यदि इसे फ्लैशबैक या किसी साझा घटना से शुरू किया जाता तो प्रभाव अधिक गहरा हो सकता था। गाने की प्लेसमेंट। अंत में एक वीरतापूर्ण गीत आता है, जो फिल्म के मूल गंभीर टोन से थोड़ा अलग महसूस होता है। इसे भावनात्मक निरंतरता क्षण भर के लिए टूट जाती है। यदि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का वादा करती है तो ट्रीटमेंट पर और ध्यान दिया जा सकता था। कई जगह डॉक्यूमेंट्री और मुख्यधारा सिनेमा के बीच झूलती प्रतीत होती है। इसे दृश्यात्मक प्रभाव कमजोर पड़ता है। पूर्वाग्रह के साथ फिल्म देखना कठिन होता है, लेकिन देखने के दौरान कई जगह रिसर्च का आभास होता है। कुछ ट्विस्ट या संकेत देते हैं कि कहानी केवल एजेंडा आधारित नहीं बल्कि अध्ययन और तथ्यों पर आधारित प्रतीत होती है। फिल्म सिर्फ एक धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं करती। कथा में ऐसे पात्र और प्रसंग भी हैं जो संतुलन का संकेत देते हैं, यह दिखाते हुए कि हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। साथ ही फिल्म दलित समाज, बेटियों पर अत्यधिक सख्ती करने वालों, अभिभावकों और तथाकथित उदार सोच रखने वाले समाज की जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाती है। बच्चों की परवरिश और जागरूकता पर यह गंभीरता से बात करती है। तीनों मुख्य अभिनेत्रियों में अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है। तीनों मुख्य अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है। अलग अलग फिल्म से आई उनकी कहानियां एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। भावनात्मक दृश्यों में उनका अभिनय ईमानदार लगता है। कई बार दर्शक को असहज भी करता है, तो शायद फिल्म का उद्देश्य है। कई बार दर्शकों को असहज भी करता है, जो शायद फिल्म का उद्देश्य है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह की तारीफ बनती है। विषय की संवेदनशीलता को उन्होंने संतुलन और भावनात्मक वजन के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कहानी की मूल रेखा भले प्रिडिक्टेबल लगे, लेकिन निर्देशन और लेखन मिलकर फिल्म को संभालते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के साथ मेल खाता है और ना तो दृश्य पर हावी होता है और ना ही लाउड है। कुल मिलाकर द केरल स्टोरी ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह उदासीन नहीं रह सकते। यह सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप खुले मन से फिल्म देखेंगे तो इसमें चर्चा के योग्य कई पहलू मिलेंगे। फिल्म पसंद आएगी या नहीं, यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है, लेकिन किसी भी फिल्म को अगर एक धर्म विशेष के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है तो उसे पूरी तरह से नकार देना भी गलत है, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। संभव है कि कई घटनाएं हमारे आसपास ना घट रही हों या हमारी नजर उन पर ना पड़ रही हो, लेकिन यदि किसी की नजर वहां पड़ती है तो उसे यह कहानी कहने की पूरी आजादी है, बशर्ते यह संवैधानिक सीमाओं और सेंसर बोर्ड के कानूनों के तहत बनाई गई हो। बाकी फैसला दर्शकों का है, वो इसे नकार भी सकते हैं और अपना भी सकते हैं। साल 2023 में विवादों के बीच रिलीज हुई द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह अब इसका सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड लेकर आए हैं। पिछली फिल्म को जहां सदुप्तो सेन ने डायरेक्ट किया था, वह इस बार निर्देशन की कमान कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। टीजर रिलीज के बाद से ही यह सीक्वल फिल्म भी विवादों में रही। मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा। सिंगल बेंच ने माना कि पहली नजर में इस फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता दिखती है। अदालत ने रिलीज पर 15 दिन की रोक लगाई। केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को फिल्म की पैरोकारी की केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में फिल्म की पैरोकारी की। नतीजा ये हुआ कि बड़ी ही नाटकीय घटनाक्रम में डिवीजन जज ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। स्टे हटते ही शुक्रवार 27 फरवरी की देर शाम फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। 2 घंटे 11 मिनट लंबी इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस में सच्ची मेहनत झलकती है, लेकिन यह जिस तेज टोन में शोर मचाती है, प्लॉट और कहानी की गहराई का एहसास करवाने से चूक जाती है। फिल्म का नाम भले ही केरल स्टोरी है, लेकिन इसकी कहानी भारत के अलग अलग हिस्सों की
तीन जवान औरतों सुरेखा यानी उल्का गुप्ता, नेहा यानी ऐश्वर्या ओझा और दिव्या यानी अदिति भाटिया के बारे में है। कोच्चि की सुरेखा के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे सलीम यानी सुमित गहलावत से इश्क हो जाता है, जो एक शादीशुदा जर्नलिस्ट है। सलीम वादा करता है कि वह उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा और अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। इसी तरह ग्वालियर की जेवलिन थ्रोअर नेहा एक अच्छे भविष्य का सपना देखती है। उसे फैजान यानी अर्जुन सिंह औजला से प्यार हो जाता है, जो अपनी पहचान छिपाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे अच्छे कोच से ट्रेनिंग दिलाने में मदद करेगा। कहानी की तीसरी कड़ी जोधपुर की दिव्या से जुड़ती है, जो एक टैलेंटेड डांसर है और ऑनलाइन बोल्ड डांस वीडियो पोस्ट करती है। उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जब वह रशीद यानी युक्तम खोसला से मिलती है तो वह शादी के बाद उससे इन सबसे आजादी का वादा करता है। शादी के बाद ही तीनों ही औरतों को सख्त धार्मिक नियमों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी जिंदगी के फैसलों की कीमत का है एहसास होता है। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड अपने 2 घंटे से अधिक की रन टाइम में ज्यादातर समय एक ही टॉपिक पर रहती है। यह तेज टोन सेट करती है, लेकिन कहानी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है। आलम यह है कि इसे देखते हुए आखिरी 10 मिनट में ही आपको राहत मिलती है, लेकिन तब तक आपका सब्र जवाब दे चुका होता है। यह फिल्म हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म बदलने के मुद्दे पर है और इसके लिए एक समुदाय को पूरी तरह से दोषी ठहराती है। बैकग्राउंड स्कोर लाउड और ड्रामेटिक है। ऐसा लगता है जैसे लगभग पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है। यह सोशल ड्रामा फिल्म एक मजबूत प्लॉट की बजाय भारी भरकम सीन और भाषणों प्रवचनों पर ज्यादा निर्भर है। साल 2023 वाली पहली फिल्म में कुछ दिलचस्प पल थे, लेकिन यह सीक्वल फिल्म बेहद कमजोर है। आप शुरू में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी कहां से और कैसे खत्म होगी। सही मायने में द केरल स्टोरी फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं है। राइटिंग कमजोर है और ट्रीटमेंट बहुत जोर देने वाला है। टोन ऐसा है जैसे जबरदस्ती की जा रही हो। बारीकी और प्लॉट की गहराई के लिए कोई जगह नहीं है। पूरी फिल्म में हिंदू परिवारों को प्यार भरा और खुश दिखाया गया है, जबकि मुस्लिम घरों को मूड और विजुअल्स दोनों में डार्क शेड्स में दिखाया गया है। इस अंतर को दिखाने के लिए कलर स्कीम भी बदल दी गई है। आखिर में फिल्म असली धर्म बदलने के मामलों का जिक्र करती है और बताती है कि कुछ यूरोपीय लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया था। यह छांगुर बाबा के बारे में रिपोर्ट से काफी प्रेरित है, जिस पर हजारों लड़कियों को धर्म बदलने के लिए टारगेट करने का आरोप था। हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिल्म का तेज टोन अक्सर उन पर हावी हो जाता है। सुरेखा के रूप में उल्का गुप्ता ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और एक ऐसी लड़की को अच्छे से दिखाया है जो अपना धर्म बदलने से मना कर देती है। कई सीन में उनका गुस्सा और कंफ्यूजन असली लगता है। इसी तरह दिव्या के रूप में अदिति भाटिया और नेहा के रूप में ऐश्वर्या ओझा ठीक ठाक हैं और शादी के बाद डर और ड्रामा को दिखाने में कामयाब रही। कुछ पल ऐसे भी हैं जब उनके शांत रिएक्शन डायलॉग से ज्यादा बोलते हैं। हालांकि स्क्रीन प्ले उन्हें उनके किरदारों को पूरी तरह से दिखाने के लिए काफी गहराई नहीं देता है। द केरल स्टोरी 2 अपने मैसेज में साफ है और बिना किसी झिझक के अपना नजरिया सामने रखती है। यह बताती है कि 2047 तक भारत शरिया कानून के तहत एक मुस्लिम देश बन सकता है। फिल्म इंटरफेयर शादियों के बारे में बात करती है और दावा करती है कि धर्म बदलना देश के पॉपुलेशन बैलेंस को बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। क्लाइमैक्स में टोन और भी ज्यादा डायरेक्ट हो जाता है जब आरोपियों को एक तेज और इमोशन गाने के बीच अरेस्ट किया जाता है। फिल्म के कई सीन परेशान करने वाले हैं, जिनमें बार बार सेक्सुअल असॉल्ट, जबरदस्ती बीफ खाना और बेरहमी से हिंसा दिखाना शामिल है। यह फिल्म जबरदस्ती शादियों और धर्म बदलने में फंसी महिलाओं को दिखाने में हद पार करती है। हालांकि यह असली घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है, लेकिन इसका मजबूत और एक तरफा टोन साफ तौर पर बताता है कि यह सोची समझी तयशुदा फिल्म है। धर्मांतरण के मुद्दे को गंभीर मानते हुए अगर कोई संजीदा फिल्म देखने की चाह है, तो भी यह फिल्म ऐसे नहीं है कि जिसे देखा जाए। बेहतर होगा समय और पैसे बचाएं। महीनों की बहस, सेंसर बोर्ड की खींचतान और कोर्ट रूम ड्रामे के बाद आखिरकार विपुल अमृतलाल शाह की द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड रिलीज तो हो गई, लेकिन मजेदार बात यह है कि फिल्म की कहानी से ज्यादा ड्रामा असल में हुआ। थिएटर में पर्दा उठते ही साफ लग जाता है कि यह फिल्म किसी गहरी कहानी या थ्रिलर बनने की कोशिश नहीं कर रही। ये बस अपनी बात या कहे एजेंडा दोहराती नजर आती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ किरदार एक कथित गजवा ए हिंद मिशन के तहत धर्म विशेष की लड़कियों को प्यार और शादी के नाम पर फंसाते हैं। उनका मकसद लड़कियों का धर्म बदलवाना, उन पर दबाव डालना और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। कहानी ऐसे दिखाती है जैसे यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो। फिल्म 3 लड़कियों की कहानी दिखाती है, दिव्या, नेहा और सुरेखा, जो भारत के अलग अलग शहरों से हैं और अपनी
अपनी अपनी जिंदगी में सपने देख रही होती हैं, लेकिन इनकी जर्नी जल्द ही एक ही दिशा पकड़ लेती है। हर लड़की को एक ऐसा लड़का मिलता है जो पहले तो प्यार दिखाता है और बाद में अपनी असली पहचान और मकसद दिखाता है। दिव्या यानी अदिति भाटिया 16 साल की डांसर जिसे शोहरत के नाम पर फंसाया जाता है। नेहा यानी ऐश्वर्या ओझा एथलीट जिसे प्यार का भरम देकर धोखा मिलता है। सुरुखिया यानी उल्का गुप्ता यूपीएससी की तैयारी कर रही है जो एक पत्रकार के नाम पर शुरू हुए रिश्ते में गहराई से फंस जाती है। इसके बाद फिल्म में शुरू होती है जबरदस्ती, हिंसा, डर, धमकी और बार बार वही घटनाएं। कई सीन असरदार तो हैं लेकिन कहानी कहीं आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लगता है जैसे ऑडियंस ने इमोशनल रोलर कोस्टर पर नहीं बल्कि एक लंबी थका देने वाली फिल्म देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किरदारों को भागने या कुछ बदलने के मौके दिखते हैं लेकिन वे बस फैसले न लेकर आगे बढ़ते हैं। वही फैसले जो कहानी को फिल्म की अपनी थीसिस के हिसाब से चलाते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका अभिनय है। उल्का, अदिति और ऐश्वर्या ने अपने किरदारों का डर, दर्द और उलझन बहुत ही सच्चाई से दिखाई है। इनके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह औजला और युक्तम खोसला ने भी अपने रोल ईमानदारी से निभाए हैं। उनकी एक्टिंग कहानी को और भी असली व असरदार बना देती है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो खासकर माता पिता की भूमिका निभाने वाले कलाकार पूर्वा पराग, राम जीवाली, राजीव कुमार, श्वेता मुंशी, अभिषेक शंकर और लक्ष्मी सभी ने बेहद सच्ची और प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है। खासकर केरल के माता पिता वाला क्लाइमैक्स सीन बहुत ही स्वाभाविक और दिल को छू लेने वाला लगता है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टोन दिया है जिसमें रियल घटनाओं से प्रेरित सीन्स, तीखे संवाद और तेज रफ्तार एडिटिंग लगातार ऑडियंस को असहज लेकिन सचेत बनाए रखती है। हाँ, कुछ स्थानों पर फिल्म जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक और एक तरफा लगती है। हालांकि इसका भावनात्मक असर और विषय की गंभीरता से पूरी तरह अनदेखा करना मुश्किल बनाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि भले ही बिल्लू अमृतलाल शाह ऐसा कहते हैं कि वह किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देखते वक्त साफ महसूस होता है कि कहानी एक विशेष समुदाय को नेगेटिव दिखाने की तरफ झुकी हुई है। इसके अलावा कई किरदार ठीक से विकसित नहीं किए गए हैं जिससे उनके फैसले अवास्तविक लगते हैं और कहानी में गहराई नहीं आती। संवेदनशील विषय होने के बावजूद फिल्म कई जगह प्रचार जैसे महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग नजरियों को दिखाने के बजाय कहानी को बस एक ही दिशा में ढकेला गया है, जिसकी वजह से फिल्म का असर कमजोर पड़ता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो तीखे मुद्दों पर बनी हों और भावनात्मक तौर पर झकझोरे तो द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड आपको कुछ हिस्सों में प्रभावशाली लग सकती है। लेकिन अगर आप एक मजबूत, संतुलित और आगे बढ़ने वाली कहानी की उम्मीद करते हैं तो यह फिल्म आपको थोड़ी निराश कर सकती है। कई जगह कहानी दोहराव भारी लगती है और संवेदनशील विषय को भी काफी ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। इसलिए कुल मिलाकर यह फिल्म किसी के लिए नहीं है। आप इसे देखें या नहीं, या पूरी तरह आपकी पसंद और विषय में रुचि पर निर्भर करता है। लंबी कानूनी लड़ाई और विवाद के बाद द केरल स्टोरी रिलीज हो गई। हालांकि इसे अपनी निर्धारित तारीख 27 फरवरी की सुबह ही सिनेमाघरों में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोपहर तक स्टे हटाने का फैसला आया और रात तक फिल्म थिएटर्स में पहुंची। कहीं शाम 7 बजे शो शुरू हुए तो कहीं 8 बजे से। पहले दिन कम टिकट बिक्री का नुकसान निर्माता को उठाना पड़ सकता है क्योंकि यह सूचना सभी दर्शकों तक समय पर नहीं पहुंच पाई कि फिल्म रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, द केरल स्टोरी 2 वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी का सीक्वल है। छोटे बजट की होने के बावजूद पिछली फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया था। अब सबकी नजरें इसके दूसरे भाग पर हैं। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं जिन्होंने पहली फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। मुख्य कलाकारों में है ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, पूर्वा पराग, सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह, युक्तम और अलका अमीन। कहानी लिखी है विपुल अमृतलाल शाह और अमरनाथ झा ने। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर विवाद, चर्चा और सोशल मीडिया पर बहस तेज रही। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे थे तो कुछ इसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म मान रहे थे। ऐसे माहौल में दर्शक एक पूर्वाग्रह के साथ थिएटर में प्रवेश करता है। क्या सचमुच प्रोपेगेंडा है या किसी वास्तविक समस्या को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश? फिल्म 3 लड़कियों की कहानी पर आधारित है। उनके जीवन में प्रेम, विश्वास और फिर धोखे के जरिए धर्मांतरण की घटनाएं दिखाई गई हैं। ट्रेलर से स्पष्ट हो जाता है कि विषय संवेदनशील है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से अलग परिवेश से आई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा पहला फुसलाकर पहले शादी और फिर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों को मत अलग अलग हो सकते हैं। बतौर सिनेमा या क्या परोसती
है, इसे समझना जरूरी है। दृष्टिकोण का प्रभाव। दर्शक अपने नजरिए से फिल्म देखेंगे और सवाल उठा सकते हैं कि यह कितनी राजनीतिक रूप से संतुलित है। कुछ लोगों के लिए यही इसकी कमी हो सकती है। हालांकि इसे कहानी के रूप में देखें तो यह प्रिडिक्टेबल जरूर लगती है, लेकिन कमजोर नहीं। स्क्रीन प्ले की शुरुआत। तीनों लड़कियों की कहानियां क्रमशः सामने आती हैं, जो कुछ हद तक अनुमानित लगती हैं। यदि इसे फ्लैशबैक या किसी साझा घटना से शुरू किया जाता तो प्रभाव अधिक गहरा हो सकता था। गाने की प्लेसमेंट। अंत में एक वीरतापूर्ण गीत आता है, जो फिल्म के मूल गंभीर टोन से थोड़ा अलग महसूस होता है। इसे भावनात्मक निरंतरता क्षण भर के लिए टूट जाती है। यदि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का वादा करती है तो ट्रीटमेंट पर और ध्यान दिया जा सकता था। कई जगह डॉक्यूमेंट्री और मुख्यधारा सिनेमा के बीच झूलती प्रतीत होती है। इसे दृश्यात्मक का प्रभाव कमजोर पड़ता है। पूर्वाग्रह के साथ फिल्म देखना कठिन होता है, लेकिन देखने के दौरान कई जगह रिसर्च का आभास होता है। कुछ ट्विस्ट या संकेत देते हैं कि कहानी केवल एजेंडा आधारित नहीं बल्कि अध्ययन और तथ्यों पर आधारित प्रतीत होती है। फिल्म सिर्फ एक धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं करती। कथा में ऐसे पात्र और प्रसंग भी हैं जो संतुलन का संकेत देते हैं, यह दिखाते हुए कि हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। साथ ही फिल्म दलित समाज, बेटियों पर अत्यधिक सख्ती करने वालों, अभिभावकों और तथाकथित उदार सोच रखने वाले समाज की जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाती है। बच्चों की परवरिश और जागरूकता पर यह गंभीरता से बात करती है। तीनों मुख्य अभिनेत्रियों में अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है। तीनों मुख्य अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है। अलग अलग फिल्म से आई उनकी कहानियां एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। भावनात्मक दृश्यों में उनका अभिनय ईमानदार लगता है, कई बार दर्शक को असहज भी करता है, तो शायद फिल्म का उद्देश्य है। कई बार दर्शकों को असहज भी करता है, जो शायद फिल्म का उद्देश्य है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह की तारीफ बनती है। विषय की संवेदनशीलता को उन्होंने संतुलन और भावनात्मक वजन के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कहानी की मूल रेखा भले प्रेडिक्टेबल लगे, लेकिन निर्देशन और लेखन मिलकर फिल्म को संभालते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के साथ मेल खाता है और ना तो दृश्यों पर हावी होता है और ना ही लाउड है। कुल मिलाकर द केरल स्टोरी ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह उदासीन नहीं रह सकते। यह सोचने पर मजबूर करती है, अगर आप खुले मन से फिल्म देखेंगे तो इसमें चर्चा के योग्य कई पहलू मिलेंगे। फिल्म पसंद आएगी या नहीं यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है, लेकिन किसी भी फिल्म को अगर एक धर्म विशेष के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है तो उसे पूरी तरह से नकार देना भी गलत है, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। संभव है कि कई घटनाएं हमारे आसपास ना घट रही हों या हमारी नजर उन पर ना पड़ रही हो, लेकिन यदि किसी की नजर वहां पड़ती है तो उसे यह कहानी कहने की पूरी आजादी है, बशर्ते यह संवैधानिक सीमाओं और सेंसर बोर्ड के कानूनों के तहत बनाई गई हो। बाकी फैसला दर्शकों का है, वो इसे नकार भी सकते हैं और अपना भी सकते हैं। साल 2023 में विवादों के बीच रिलीज हुई द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह अब इसका सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड लेकर आए हैं। पिछली फिल्म को जहां सदुक्तो सेन ने डायरेक्ट किया था, वही इस बार निर्देशन की कमान कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। टीजर रिलीज के बाद से ही यह सीक्वल फिल्म भी विवादों में रही। मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा। सिंगल बेंच ने माना कि पहली नजर में इस फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता दिखती है। अदालत ने रिलीज पर 15 दिन की रोक लगाई। केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को फिल्म की पैरोकारी की केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में फिल्म की पैरोकारी की। नतीजा ये हुआ कि बड़ी ही नाटकीय घटनाक्रम में डिवीजन जज ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। स्टे हटते ही शुक्रवार 27 फरवरी की देर शाम फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। 2 घंटे 11 मिनट लंबी इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस में सच्ची मेहनत झलकती है, लेकिन यह जिस तेज टोन में शोर मचाती है, प्लॉट और कहानी उस गहराई का एहसास करवाने से चूक जाती है। फिल्म का नाम भले ही केरल स्टोरी है, लेकिन इसकी कहानी भारत के अलग अलग हिस्सों की 3 जवान औरतों सुरेखा यानी उल्का गुप्ता, नेहा यानी ऐश्वर्या ओझा और दिव्या यानी अदिति भाटिया के बारे में है। कोच्चि की सुरेखा के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे सलीम यानी सुमित गहलावत से इश्क हो जाता है, जो एक शादीशुदा जर्नलिस्ट है। सलीम वादा करता है कि वह उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा और अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। इसी तरह ग्वालियर की जेवलिन थ्रोअर नेहा एक अच्छे भविष्य का सपना देखती है। उसे फैजान यानी अर्जुन सिंह औजला से प्यार हो जाता है,
जो अपनी पहचान छिपाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे अच्छे कोच से ट्रेनिंग दिलाने में मदद करेगा। कहानी की तीसरी कड़ी जोधपुर की दिव्या से जुड़ती है, जो एक टैलेंटेड डांसर है और ऑनलाइन बोल्ड डांस वीडियो पोस्ट करती है। उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जब वह रशीद यानी युक्तम खोसला से मिलती है तो वह शादी के बाद उससे इन सबसे आजादी का वादा करता है। शादी के बाद ही तीनों ही औरतों को सख्त धार्मिक नियमों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी जिंदगी के फैसलों की कीमत का है एहसास होता है। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड अपने 2 घंटे से अधिक की रन टाइम में ज्यादातर समय एक ही टॉपिक पर रहती है। यह तेज टोन सेट करती है, लेकिन कहानी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है। आलम यह है कि इसे देखते हुए आखिरी 10 मिनट में ही आपको राहत मिलती है, लेकिन तब तक आपका सब्र जवाब दे चुका होता है। यह फिल्म हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म बदलने के मुद्दे पर है और इसके लिए एक समुदाय को पूरी तरह से दोषी ठहराती है। बैकग्राउंड स्कोर लाउड और ड्रामेटिक है। ऐसा लगता है जैसे लगभग पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है। यह सोशल ड्रामा फिल्म एक मजबूत प्लॉट की बजाय भारी भरकम सीन और भाषणों प्रवचनों पर ज्यादा निर्भर है। साल 2023 वाली पहली फिल्म में कुछ दिलचस्प पल थे, लेकिन यह सीक्वल फिल्म बेहद कमजोर है। आप शुरू में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी कहां से और कैसे खत्म होगी। सही मायने में द केरल स्टोरी फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं है। राइटिंग कमजोर है और ट्रीटमेंट बहुत जोर देने वाला है। टोन ऐसा है जिसे जबरदस्ती की जा रही हो। बारीकी और प्लॉट की गहराई के लिए कोई जगह नहीं है। पूरी फिल्म में हिंदू परिवारों को प्यार भरा और खुश दिखाया गया है, लेकिन मुस्लिम घरों को मोड और विजुअल्स दोनों में डार्क शेड्स में दिखाया गया है। इस अंतर को दिखाने के लिए कलर स्कीम भी बदल दी गई है। आखिर में फिल्म असली धर्म बदलने के मामलों का जिक्र करती है और बताती है कि कुछ यूरोपीय लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया था। यह छांगुर बाबा के बारे में रिपोर्ट से काफी प्रेरित है, जिस पर हजारों लड़कियों को धर्म बदलने के लिए टारगेट करने का आरोप था। हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिल्म का तेज टोन अक्सर उन पर हावी हो जाता है। सुरेखा के रूप में उल्का गुप्ता ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और एक ऐसी लड़की को अच्छे से दिखाया है जो अपना धर्म बदलने से मना कर देती है। कई सीन में उनका गुस्सा और कंफ्यूजन असली लगता है। इसी तरह दिव्या के रूप में अदिति भाटिया और नेहा के रूप में ऐश्वर्या ओझा ठीक ठाक हैं और शादी के बाद डर और ट्रॉमा को दिखाने में कामयाब रही। कुछ पल ऐसे भी हैं जब उनके शांत रिएक्शन डायलॉग से ज्यादा बोलते हैं। हालांकि स्क्रीन प्ले उन्हें उनके किरदारों को पूरी तरह से दिखाने के लिए काफी गहराई नहीं देता है। द केरल स्टोरी 2 अपने मैसेज में साफ है और बिना किसी झिझक के अपना नजरिया सामने रखती है। यह बताती है कि 2047 तक भारत शरिया कानून के तहत एक मुस्लिम देश बन सकता है। फिल्म इंटरफेथ शादियों के बारे में बात करती है और दावा करती है कि धर्म बदलना देश के पॉपुलेशन बैलेंस को बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। क्लाइमैक्स में टोन और भी ज्यादा डायरेक्ट हो जाता है जब आरोपियों को एक तेज और इमोशन गाने के बीच अरेस्ट किया जाता है। फिल्म के कई सीन परेशान करने वाले हैं, जिनमें बार बार सेक्सुअल असॉल्ट, जबरदस्ती बीफ खाना और बेरहमी से हिंसा दिखाना शामिल है। यह फिल्म जबरदस्ती शादियों और धर्म बदलने में फंसी महिलाओं को दिखाने में हद पार करती है। हालांकि यह असली घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है, लेकिन इसका मजबूत और एक तरफा टोन साफ तौर पर बताता है कि यह सोची समझी तयशुदा फिल्म है। धर्मांतरण के मुद्दे को गंभीर मानते हुए अगर कोई संजीदा फिल्म देखने की चाह है, तो भी यह फिल्म ऐसे नहीं है कि जिसे देखा जाए। बेहतर होगा समय और पैसे बचाएं। महीनों की बहस, सेंसर बोर्ड की खींचतान और कोर्ट रूम ड्रामे के बाद आखिरकार विपुल अमृतलाल शाह की द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड रिलीज तो हो गई, लेकिन मजेदार बात यह है कि फिल्म की कहानी से ज्यादा ड्रामा असल में हुआ। थिएटर में पर्दा उठते ही साफ लग जाता है कि यह फिल्म किसी गहरी कहानी या थ्रिलर बनने की कोशिश नहीं कर रही। ये बस अपनी बात या कहे एजेंडा दोहराती नजर आती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ किरदार एक कथित गजवा ए हिंद मिशन के तहत धर्म विशेष की लड़कियों को प्यार और शादी के नाम पर फंसाते हैं। उनका मकसद लड़कियों का धर्म बदलवाना, उन पर दबाव डालना और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। कहानी ऐसे दिखाती है जैसे यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो। फिल्म 3 लड़कियों की कहानी दिखाती है, दिव्या, नेहा और सुरेखा, जो भारत के अलग अलग शहरों से हैं और अपनी अपनी जिंदगी में सपने देख रही होती हैं, लेकिन इनकी जर्नी जल्द ही एक ही दिशा पकड़ लेती है। हर लड़की को एक ऐसा लड़का मिलता है जो पहले तो प्यार दिखाता है और बाद में अपनी असली पहचान और मकसद दिखाता है। दिव्या ने अदिति भाटिया 16 साल के डांसर जिसे शोहरत के नाम पर फंसाया जाता है। नेहा ने ऐश्वर्या ओझा, एथलीट जिसे प्यार का भरम देकर धोखा मिलता है। सुरेखा ने उल्का गुप्ता यूपीएससी की तैयारी कर रही है
है जो एक पत्रकार के नाम पर शुरू हुए रिश्ते में गहराई से फंस जाती है। इसके बाद फिल्म में शुरू होती है जबरदस्ती, हिंसा, डर, धमकी और बार बार वही घटनाएं। कई सीन असरदार तो हैं लेकिन कहानी कहीं आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लगता है जैसे ऑडियंस ने इमोशनल रोलर कोस्टर पर नहीं बल्कि एक लंबी थका देने वाली फिल्म देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किरदारों को भागने या कुछ बदलने के मौके दिखते हैं लेकिन वे बस फैसले ना लेकर आगे बढ़ते हैं। वही फैसले जो कहानी को फिल्म की अपनी थीसिस के हिसाब से चलाते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका अभिनय है। उल्का, अदिति और ऐश्वर्या ने अपने किरदारों का डर, दर्द और उलझन बहुत ही सच्चाई से दिखाई है। इनके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह औजला और युक्तम खोसला ने भी अपने रोल ईमानदारी से निभाए हैं। उनकी एक्टिंग कहानी को और भी असली व असरदार बना देती है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो खासकर माता पिता की भूमिका निभाने वाले कलाकार पूर्वा पराग, रामजी वाली, राजीव कुमार, श्वेता मुंशी, अभिषेक शंकर और लक्ष्मी सभी ने बेहद सच्ची और प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है। खासकर केरल के माता पिता वाला क्लाइमैक्स सीन बहुत ही स्वाभाविक और दिल को छू लेने वाला लगता है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टोन दिया है जिसमें रियल घटनाओं से प्रेरित सीन्स, तीखे संवाद और तेज रफ्तार एडिटिंग लगातार ऑडियंस को असहज लेकिन सचेत बनाए रखती है। हाँ, कुछ स्थानों पर फिल्म जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक और एक तरफा लगती है। हालांकि इसका भावनात्मक असर और विषय की गंभीरता से पूरी तरह अनदेखा करना मुश्किल बनाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि भले ही बिल्लू अमृतलाल शाह ऐसा कहते हैं कि वो किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देखते वक्त साफ महसूस होता है कि कहानी एक विशेष समुदाय को नेगेटिव दिखाने की तरफ झुकी हुई है। इसके अलावा कई किरदार ठीक से विकसित नहीं किए गए हैं जिससे उनके फैसले अवास्तविक लगते हैं और कहानी में गहराई नहीं आती। संवेदनशील विषय होने के बावजूद फिल्म कई जगह प्रचार जैसे महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग नजरियों को दिखाने के बजाय कहानी को बस एक ही दिशा में ढकेला गया है, जिसकी वजह से फिल्म का असर कमजोर पड़ता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो तीखे मुद्दों पर बनी हो और भावनात्मक तौर पर झकझोरे तो द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड आपको कुछ हिस्सों में प्रभावशाली लग सकती है। लेकिन अगर आप एक मजबूत, संतुलित और आगे बढ़ने वाली कहानी की उम्मीद करते हैं तो यह फिल्म आपको थोड़ी निराश कर सकती है। कई जगह कहानी दोहराव भारी लगती है और संवेदनशील विषय को भी काफी ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। इसलिए कुल मिलाकर यह फिल्म किसी के लिए नहीं है। आप इसे देखें या नहीं, या पूरी तरह आपकी पसंद और विषय में रुचि पर निर्भर करता है। लंबी कानूनी लड़ाई और विवाद के बाद द केरल स्टोरी रिलीज हो गई। हालांकि इसे अपनी निर्धारित तारीख 27 फरवरी की सुबह ही सिनेमाघरों में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोपहर तक स्टे हटाने का फैसला आया और रात तक फिल्म थिएटर्स में पहुंची। कहीं शाम 7 बजे शो शुरू हुए तो कहीं 8 बजे से। पहले दिन कम टिकट बिक्री का नुकसान निर्माता को उठाना पड़ सकता है क्योंकि यह सूचना सभी दर्शकों तक समय पर नहीं पहुंच पाई कि फिल्म रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, द केरल स्टोरी 2 वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी का सीक्वल है। छोटे बजट की होने के बावजूद पिछली फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया था। अब सबकी नजरें इसके दूसरे भाग पर हैं। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं जिन्होंने पहली फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। मुख्य कलाकारों में हैं ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, पूर्वा पराग, सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह, युक्तम और अलका अमीन। कहानी लिखी है विपुल अमृतलाल शाह और अमरनाथ झा ने। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर विवाद, चर्चा और सोशल मीडिया पर बहस तेज रही। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे थे तो कुछ इसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म मान रहे थे। ऐसे माहौल में दर्शक एक पूर्वाग्रह के साथ थिएटर में प्रवेश करता है। क्या सचमुच प्रोपेगेंडा है या किसी वास्तविक समस्या को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश? फिल्म 3 लड़कियों की कहानी पर आधारित है। उनके जीवन में प्रेम, विश्वास और फिर धोखे के जरिए धर्मांतरण की घटनाएं दिखाई गई हैं। ट्रेलर से स्पष्ट हो जाता है कि विषय संवेदनशील है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से अलग परिवेश से आई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा पहला फुसलाकर पहले शादी और फिर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों को मत अलग अलग हो सकते हैं। बतौर सिनेमा या क्या परोसती है, इसे समझना जरूरी है। दृष्टिकोण का प्रभाव। दर्शक अपने नजरिए से फिल्म देखेंगे और सवाल उठा सकते हैं कि यह कितनी राजनीतिक रूप से संतुलित है। कुछ लोगों के लिए यही इसकी कमी हो सकती है। हालांकि इसे कहानी के रूप में देखें तो यह प्रिडिक्टेबल जरूर लगती है लेकिन कमजोर नहीं। स्क्रीन प्ले की शुरुआत।
तीनों लड़कियों की कहानियां क्रमशः सामने आती हैं, जो कुछ हद तक अनुमानित लगती हैं। यदि इसे फ्लैशबैक या किसी साझा घटना से शुरू किया जाता तो प्रभाव अधिक गहरा हो सकता था। गाने की प्लेसमेंट। अंत में एक वीरतापूर्ण गीत आता है, जो फिल्म के मूल गंभीर टोन से थोड़ा अलग महसूस होता है। इसे भावनात्मक निरंतरता क्षण भर के लिए टूट जाती है। यदि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का वादा करती है तो ट्रीटमेंट पर और ध्यान दिया जा सकता था। कई जगह डॉक्यूमेंट्री और मुख्यधारा सिनेमा के बीच झूलती प्रतीत होती है। इसे दृश्यात्मक प्रभाव कमजोर पड़ता है। पूर्वाग्रह के साथ फिल्म देखना कठिन होता है, लेकिन देखने के दौरान कई जगह रिसर्च का आभास होता है। कुछ ट्विस्ट या संकेत देते हैं कि कहानी केवल एजेंडा आधारित नहीं बल्कि अध्ययन और तथ्यों पर आधारित प्रतीत होती है। फिल्म सिर्फ एक धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं करती। कथा में ऐसे पात्र और प्रसंग भी हैं जो संतुलन का संकेत देते हैं, यह दिखाते हुए कि हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। साथ ही फिल्म दलित समाज, बेटियों पर अत्यधिक सख्ती करने वालों, अभिभावकों और तथाकथित उदार सोच रखने वाले समाज की जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाती है। बच्चों की परवरिश और जागरूकता पर यह गंभीरता से बात करती है। तीनों मुख्य अभिनेत्रियों में अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है। तीनों मुख्य अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है। अलग अलग फिल्म से आई उनकी कहानियां एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। भावनात्मक दृश्यों में उनका अभिनय ईमानदार लगता है। कई बार दर्शक को असहज भी करता है, तो शायद फिल्म का उद्देश्य है। कई बार दर्शकों को असहज भी करता है, जो शायद फिल्म का उद्देश्य है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह की तारीफ बनती है। विषय की संवेदनशीलता को उन्होंने संतुलन और भावनात्मक वजन के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कहानी की मूल रेखा भले प्रिडिक्टेबल लगे, लेकिन निर्देशन और लेखन मिलकर फिल्म को संभालते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के साथ मेल खाता है और ना तो दृश्य पर हावी होता है और ना ही लाउड है। कुल मिलाकर द केरल स्टोरी ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह उदासीन नहीं रह सकते। यह सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप खुले मन से फिल्म देखेंगे तो इसमें चर्चा के योग्य कई पहलू मिलेंगे। फिल्म पसंद आएगी या नहीं, यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है, लेकिन किसी भी फिल्म को अगर एक धर्म विशेष के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है तो उसे पूरी तरह से नकार देना भी गलत है, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। संभव है कि कई घटनाएं हमारे आसपास ना घट रही हों या हमारी नजर उन पर ना पड़ रही हो, लेकिन यदि किसी की नजर वहां पड़ती है तो उसे यह कहानी कहने की पूरी आजादी है, बशर्ते यह संवैधानिक सीमाओं और सेंसर बोर्ड के कानूनों के तहत बनाई गई हो। बाकी फैसला दर्शकों का है, वो इसे नकार भी सकते हैं और अपना भी सकते हैं। साल 2023 में विवादों के बीच रिलीज हुई द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह अब इसका सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड लेकर आए हैं। पिछली फिल्म को जहां सदुक्तो सेन ने डायरेक्ट किया था, वो इस बार निर्देशन की कमान कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। टीजर रिलीज के बाद से ही यह सीक्वल फिल्म भी विवादों में रही। मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा। सिंगल बेंच ने माना कि पहली नजर में इस फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता दिखती है। अदालत ने रिलीज पर 15 दिन की रोक लगाई। केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को फिल्म की पैरोकारी की केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में फिल्म की पैरोकारी की। नतीजा ये हुआ कि बड़ी ही नाटकीय घटनाक्रम में डिवीजन जज ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। स्टे हटते ही शुक्रवार 27 फरवरी की देर शाम फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। 2 घंटे 11 मिनट लंबी इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस में सच्ची मेहनत झलकती है, लेकिन यह जिस तेज टोन में शोर मचाती है, प्लॉट और कहानी उस गहराई का एहसास करवाने से चूक जाती है। फिल्म का नाम भले ही केरल स्टोरी है, लेकिन इसकी कहानी भारत के अलग अलग हिस्सों की 3 जवान औरतों सुरेखा यानी उल्का गुप्ता, नेहा यानी ऐश्वर्या ओझा और दिव्या यानी अदिति भाटिया के बारे में है। कोच्चि की सुरेखा के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे सलीम यानी सुमित गहलावत से इश्क हो जाता है, जो एक शादीशुदा जर्नलिस्ट है। सलीम वादा करता है कि वह उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा और अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। इसी तरह ग्वालियर की जेवलिन थ्रोअर नेहा एक अच्छे भविष्य का सपना देखती है। उसे फैजान यानी अर्जुन सिंह औजला से प्यार हो जाता है, जो अपनी पहचान छिपाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे अच्छे कोच से ट्रेनिंग दिलाने में मदद करेगा। कहानी की तीसरी कड़ी जोधपुर की दिव्या से जुड़ती है, जो एक टैलेंटेड डांसर है और ऑनलाइन बोल्ड डांस वीडियो पोस्ट करती है। उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जब वह रशीद यानी युक्तम खोसला से मिलती है तो वह शादी के बाद उससे इन सबसे आजादी का वादा करता है। शादी के बाद ही तीनों ही औरतों को सख्त धार्मिक नियमों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी जिंदगी के फैसलों की कीमत का है एहसास होता है। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड अपने 2 घंटे से अधिक की रन टाइम
में ज्यादातर समय एक ही टॉपिक पर रहती है या तेज टोन सेट करती है, लेकिन कहानी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है। हाल में है कि इसे देखते हुए आखिरी 10 मिनट में ही आपको राहत मिलती है, लेकिन तब तक आपका सब्र जवाब दे चुका होता है। यह फिल्म हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म बदलने के मुद्दे पर है और इसके लिए एक समुदाय को पूरी तरह से दोषी ठहराती है। बैकग्राउंड स्कोर लाउड और ड्रामेटिक है। ऐसा लगता है जैसे लगभग पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है। यह सोशल ड्रामा फिल्म एक मजबूत प्लॉट की बजाय भारी भरकम सीन और भाषणों प्रवचनों पर ज्यादा निर्भर है। साल 2023 वाली पहली फिल्म में कुछ दिलचस्प पल थे, लेकिन यह सीक्वल फिल्म बेहद कमजोर है। आप शुरू में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी कहां से और कैसे खत्म होगी। सही मायने में द केरल स्टोरी फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं है। राइटिंग कमजोर है और ट्रीटमेंट बहुत जोर देने वाला है। टोन ऐसा है जैसे जबरदस्ती की जा रही हो। बारीकी और प्लॉट की गहराई के लिए कोई जगह नहीं है। पूरी फिल्म में हिंदू परिवारों को प्यार भरा और खुश दिखाया गया है, लेकिन मुस्लिम घरों को मूड और विजुअल्स दोनों में डार्क शेड्स में दिखाया गया है। इस अंतर को दिखाने के लिए कलर स्कीम भी बदल दी गई है। आखिर में फिल्म असली धर्म बदलने के मामलों का जिक्र करती है और बताती है कि कुछ यूरोपीय लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया था। यह छांगुर बाबा के बारे में रिपोर्ट से काफी प्रेरित है, जिस पर हजारों लड़कियों को धर्म बदलने के लिए टारगेट करने का आरोप था। हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिल्म का तेज टोन अक्सर उन पर हावी हो जाता है। सुरेखा के रूप में उल्का गुप्ता ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और एक ऐसी लड़की को अच्छे से दिखाया है जो अपना धर्म बदलने से मना कर देती है। कई सीन में उनका गुस्सा और कंफ्यूजन असली लगता है। इसी तरह दिव्या के रूप में अदिति भाटिया और नेहा के रूप में ऐश्वर्या ओझा ठीक ठाक हैं और शादी के बाद डर और ड्रामा को दिखाने में कामयाब रही। कुछ पल ऐसे भी हैं जब उनके शांत रिएक्शन डायलॉग से ज्यादा बोलते हैं। हालांकि स्क्रीन प्ले उन्हें उनके किरदारों को पूरी तरह से दिखाने के लिए काफी गहराई नहीं देता है। द केरल स्टोरी 2 अपने मैसेज में साफ है और बिना किसी झिझक के अपना नजरिया सामने रखती है। यह बताती है कि 2047 तक भारत शरिया कानून के तहत एक मुस्लिम देश बन सकता है। फिल्म इंटरफेयर शादियों के बारे में बात करती है और दावा करती है कि धर्म बदलना देश के पॉपुलेशन बैलेंस को बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। क्लाइमैक्स में टोन और भी ज्यादा डायरेक्ट हो जाता है जब आरोपियों को एक तेज और इमोशन गाने के बीच अरेस्ट किया जाता है। फिल्म के कई सीन परेशान करने वाले हैं, जिनमें बार बार सेक्सुअल असॉल्ट, जबरदस्ती बीफ खाना और बेरहमी से हिंसा दिखाना शामिल है। यह फिल्म जबरदस्ती शादियों और धर्म बदलने में फंसी महिलाओं को दिखाने में हद पार करती है। हालांकि यह असली घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है, लेकिन इसका मजबूत और एक तरफा टोन साफ तौर पर बताता है कि यह सोची समझी तयशुदा फिल्म है। धर्मांतरण के मुद्दे को गंभीर मानते हुए अगर कोई संजीदा फिल्म देखने की चाह है, तो भी यह फिल्म ऐसी नहीं है कि जिसे देखा जाए। बेहतर होगा समय और पैसे बचाएं। महीनों की बहस, सेंसर बोर्ड की खींचतान और कोर्ट रूम ड्रामे के बाद आखिरकार विपुल अमृतलाल शाह की द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड रिलीज तो हो गई, लेकिन मजेदार बात यह है कि फिल्म की कहानी से ज्यादा ड्रामा असल में हुआ। थिएटर में पर्दा उठते ही साफ लग जाता है कि यह फिल्म किसी गहरी कहानी या थ्रिलर बनने की कोशिश नहीं कर रही। ये बस अपनी बात या कहे एजेंडा दोहराती नजर आती है। फिल्म में दिखाया गया कि कुछ किरदार एक कथित गजवा ए हिंद मिशन के तहत धर्म विशेष की लड़कियों को प्यार और शादी के नाम पर फंसाते हैं। उनका मकसद लड़कियों का धर्म बदलवाना, उन पर दबाव डालना और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। कहानी ऐसे दिखाती है जैसे यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो। फिल्म 3 लड़कियों की कहानी दिखाती है, दिव्या, नेहा और सुरेखा, जो भारत के अलग अलग शहरों से हैं और अपनी अपनी जिंदगी में सपने देख रही होती हैं, लेकिन इनकी जर्नी जल्द ही एक ही दिशा पकड़ लेती है। हर लड़की को एक ऐसा लड़का मिलता है जो पहले तो प्यार दिखाता है और बाद में अपनी असली पहचान और मकसद दिखाता है। दिव्या ने अदिति भाटिया 16 साल के डांसर जिसे शोहरत के नाम पर फंसाया जाता है। नेहा ने ऐश्वर्या ओझा एथलीट जिसे प्यार का भरम देकर धोखा मिलता है। सुरेखा ने उल्का गुप्ता यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जो एक पत्रकार के नाम पर शुरू हुए रिश्ते में गहराई से फंस जाती है। इसके बाद फिल्म में शुरू होती है जबरदस्ती, हिंसा, डर, धमकी और बार बार वही घटनाएं। कई सीन असरदार तो हैं, लेकिन कहानी कहीं आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लगता है जैसे ऑडियंस ने इमोशनल रोलर कोस्टर पर नहीं बल्कि एक लंबी थका देने वाली फिल्म देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किरदारों को भागने या कुछ बदलने के मौके दिखते हैं, लेकिन वे बस फैसले ना लेकर आगे बढ़ते हैं। वही फैसले जो कहानी को फिल्म की अपनी थीसिस के हिसाब से चलाते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका अभिनय है। उल्का, अदिति और ऐश्वर्या ने अपने किरदारों का डर, दर्द और उलझन बहुत ही सच्चाई से दिखाई है।
इनके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह औजला और युक्तम खोसला ने भी अपने रोल ईमानदारी से निभाए हैं। उनकी एक्टिंग कहानी को और भी असली व असरदार बना देती है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो खासकर माता पिता की भूमिका निभाने वाले कलाकार पूर्वा पराग, राम जीवाली, राजीव कुमार, श्वेता मुंशी, अभिषेक शंकर और लक्ष्मी सभी ने बेहद सच्ची और प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है। खासकर केरल के माता पिता वाला क्लाइमैक्स सीन बहुत ही स्वाभाविक और दिल को छू लेने वाला लगता है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टोन दिया है, जिसमें रियल घटनाओं से प्रेरित सीन्स, तीखे संवाद और तेज रफ्तार एडिटिंग लगातार ऑडियंस को असहज लेकिन सचेत बनाए रखती है। हाँ, कुछ स्थानों पर फिल्म जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक और एक तरफा लगती है। हालांकि इसका भावनात्मक असर और विषय की गंभीरता से पूरी तरह अनदेखा करना मुश्किल बनाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि भले ही बिल्लू अमृतलाल शाह ऐसा कहते हैं कि वो किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देखते वक्त साफ महसूस होता है कि कहानी एक विशेष समुदाय को नेगेटिव दिखाने की तरफ झुकी हुई है। इसके अलावा कई किरदार ठीक से विकसित नहीं किए गए हैं, जिससे उनके फैसले अवास्तविक लगते हैं और कहानी में गहराई नहीं आती। संवेदनशील विषय होने के बावजूद फिल्म कई जगह प्रचार जैसे महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग नजरियों को दिखाने के बजाय कहानी को बस एक ही दिशा में ढकेला गया है, जिसकी वजह से फिल्म का असर कमजोर पड़ता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो तीखे मुद्दों पर बनी हों और भावनात्मक तौर पर झकझोरे, तो द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड आपको कुछ हिस्सों में प्रभावशाली लग सकती है। लेकिन अगर आप एक मजबूत, संतुलित और आगे बढ़ने वाली कहानी की उम्मीद करते हैं, तो यह फिल्म आपको थोड़ी निराश कर सकती है। कई जगह कहानी दोहराव भारी लगती है और संवेदनशील विषय को भी काफी ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। इसलिए कुल मिलाकर यह फिल्म किसी के लिए नहीं है। आप इसे देखें या नहीं, या पूरी तरह आपकी पसंद और विषय में रुचि पर निर्भर करता है। लंबी कानूनी लड़ाई और विवाद के बाद द केरल स्टोरी रिलीज हो गई। हालांकि इसे अपनी निर्धारित तारीख 27 फरवरी की सुबह ही सिनेमाघरों में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोपहर तक स्टे हटाने का फैसला आया और रात तक फिल्म थिएटर्स में पहुंची। कहीं शाम 7 बजे शो शुरू हुए तो कहीं 8 बजे से। पहले दिन कम टिकट बिक्री का नुकसान निर्माता को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह सूचना सभी दर्शकों तक समय पर नहीं पहुंच पाई कि फिल्म रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, द केरल स्टोरी 2 वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी का सीक्वल है। छोटे बजट की होने के बावजूद पिछली फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया था। अब सबकी नजरें इसके दूसरे भाग पर हैं। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं, जिन्होंने पहली फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। मुख्य कलाकारों में है ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, पूर्वा पराग, सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह, युक्तम और अलका अमीन। कहानी लिखी है विपुल अमृतलाल शाह और अमरनाथ झा ने। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर विवाद, चर्चा और सोशल मीडिया पर बहस तेज रही। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे थे, तो कुछ इसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म मान रहे थे। ऐसे माहौल में दर्शक एक पूर्वाग्रह के साथ थिएटर में प्रवेश करता है। क्या सचमुच प्रोपेगेंडा है या किसी वास्तविक समस्या को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश? फिल्म 3 लड़कियों की कहानी पर आधारित है। उनके जीवन में प्रेम, विश्वास और फिर धोखे के जरिए धर्मांतरण की घटनाएं दिखाई गई हैं। ट्रेलर से स्पष्ट हो जाता है कि विषय संवेदनशील है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से अलग परिवेश से आई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा पहला फुसलाकर पहले शादी और फिर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों को मत अलग अलग हो सकते हैं। बतौर सिनेमा या क्या परोसती है, इसे समझना जरूरी है। दृष्टिकोण का प्रभाव। दर्शक अपने नजरिए से फिल्म देखेंगे और सवाल उठा सकते हैं कि यह कितनी राजनीतिक रूप से संतुलित है। कुछ लोगों के लिए यही इसकी कमी हो सकती है। हालांकि इसे कहानी के रूप में देखें तो यह प्रेडिक्टेबल जरूर लगती है, लेकिन कमजोर नहीं। स्क्रीन प्ले की शुरुआत। तीनों लड़कियों की कहानियां क्रमशः सामने आती हैं, जो कुछ हद तक अनुमानित लगती हैं। यदि इसे फ्लैशबैक या किसी साझा घटना से शुरू किया जाता तो प्रभाव अधिक गहरा हो सकता था। गाने की प्लेसमेंट। अंत में एक वीरतापूर्ण गीत आता है, जो फिल्म के मूल गंभीर टोन से थोड़ा अलग महसूस होता है। इसे भावनात्मक निरंतरता क्षण भर के लिए टूट जाती है। यदि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का वादा करती है तो ट्रीटमेंट पर और ध्यान दिया जा सकता था। कई जगह डॉक्यूमेंट्री और मुख्यधारा सिनेमा के बीच झूलती प्रतीत होती है। इसे दृश्यात्मक प्रभाव कमजोर पड़ता है। पूर्वाग्रह के साथ फिल्म देखना कठिन होता है, लेकिन देखने के दौरान कई जगह रिसर्च का आभास होता है। कुछ ट्विस्ट या संकेत देते हैं कि कहानी केवल एजेंट
एजेंडा आधारित नहीं बल्कि अध्ययन और तथ्यों पर आधारित प्रतीत होती है। फिल्म सिर्फ एक धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं करती। कथा में ऐसे पात्र और प्रसंग भी हैं जो संतुलन का संकेत देते हैं, यह दिखाते हुए कि हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। साथ ही फिल्म दलित समाज, बेटियों पर अत्यधिक सख्ती करने वालों, अभिभावकों और तथाकथित उदार सोच रखने वाले समाज की जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाती है। बच्चों की परवरिश और जागरूकता पर यह गंभीरता से बात करती है। तीनों मुख्य अभिनेत्रियों में अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है तीनों मुख्य अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है। अलग अलग फिल्म से आई उनकी कहानियां एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। भावनात्मक दृश्यों में उनका अभिनय ईमानदार लगता है, कई बार दर्शक को असहज भी करता है तो शायद फिल्म का उद्देश्य है कई बार दर्शकों को असहज भी करता है जो शायद फिल्म का उद्देश्य है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह की तारीफ बनती है। विषय की संवेदनशीलता को उन्होंने संतुलन और भावनात्मक वजन के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कहानी की मूल रेखा भले प्रिडिक्टेबल लगे, लेकिन निर्देशन और लेखन मिलकर फिल्म को संभालते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के साथ मेल खाता है और ना तो दृश्यों पर हावी होता है और ना ही लाउड है। कुल मिलाकर द केरल स्टोरी ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह उदासीन नहीं रह सकते। यह सोचने पर मजबूर करती है, अगर आप खुले मन से फिल्म देखेंगे तो इसमें चर्चा के योग्य कई पहलू मिलेंगे। फिल्म पसंद आएगी या नहीं यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है, लेकिन किसी भी फिल्म को अगर एक धर्म विशेष के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है तो उसे पूरी तरह से नकार देना भी गलत है, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। संभव है कि कई घटनाएं हमारे आसपास ना घट रही हों या हमारी नजर उन पर ना पड़ रही हो, लेकिन यदि किसी की नजर वहां पड़ती है तो उसे यह कहानी कहने की पूरी आजादी है, बशर्ते यह संवैधानिक सीमाओं और सेंसर बोर्ड के कानूनों के तहत बनाई गई हो। बाकी फैसला दर्शकों का है, वो इसे नकार भी सकते हैं और अपना भी सकते हैं। साल 2023 में विवादों के बीच रिलीज हुई द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह अब इसका सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड लेकर आए हैं। पिछली फिल्म को जहां सदुक्तो सेन ने डायरेक्ट किया था, वो इस बार निर्देशन की कमान कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। टीजर रिलीज के बाद से ही यह सीक्वल फिल्म भी विवादों में रही। मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा। सिंगल बेंच ने माना कि पहली नजर में इस फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता दिखती है। अदालत ने रिलीज पर 15 दिन की रोक लगाई। केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को फिल्म की पैरोकारी की केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में फिल्म की पैरोकारी की। नतीजा ये हुआ कि बड़ी ही नाटकीय घटनाक्रम में डिवीजन जज ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। स्टे हटते ही शुक्रवार 27 फरवरी की देर शाम फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। 2 घंटे 11 मिनट लंबी इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस में सच्ची मेहनत झलकती है, लेकिन यह जिस तेज टोन में शोर मचाती है, प्लॉट और कहानी उस गहराई का एहसास करवाने से चूक जाती है। फिल्म का नाम भले ही केरल स्टोरी है, लेकिन इसकी कहानी भारत के अलग अलग हिस्सों की 3 जवान औरतों सुरेखा यानी उल्का गुप्ता, नेहा यानी ऐश्वर्या ओझा और दिव्या यानी अदिति भाटिया के बारे में है। कोच्चि की सुरेखा के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे सलीम यानी सुमित गहलावत से इश्क हो जाता है, जो एक शादीशुदा जर्नलिस्ट है। सलीम वादा करता है कि वह उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा और अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। इसी तरह ग्वालियर की जेवलिन थ्रोअर नेहा एक अच्छे भविष्य का सपना देखती है। उसे फैजान यानी अर्जुन सिंह औजला से प्यार हो जाता है, जो अपनी पहचान छिपाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे अच्छे कोच से ट्रेनिंग दिलाने में मदद करेगा। कहानी की तीसरी कड़ी जोधपुर की दिव्या से जुड़ती है, जो एक टैलेंटेड डांसर है और ऑनलाइन बोल्ड डांस वीडियो पोस्ट करती है। उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जब वह रशीद यानी युक्तम खोसला से मिलती है तो वह शादी के बाद उससे इन सबसे आजादी का वादा करता है। शादी के बाद ही तीनों ही औरतों को सख्त धार्मिक नियमों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी जिंदगी के फैसलों की कीमत का एहसास होता है। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड अपने 2 घंटे से अधिक की रन टाइम में ज्यादातर समय एक ही टॉपिक पर रहती है। यह तेज टोन सेट करती है, लेकिन कहानी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है। आलम यह है कि इसे देखते हुए आखिरी 10 मिनट में ही आपको राहत मिलती है, लेकिन तब तक आपका सब्र जवाब दे चुका होता है। यह फिल्म हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म बदलने के मुद्दे पर है और इसके लिए एक समुदाय को पूरी तरह से दोषी ठहराती है। बैकग्राउंड स्कोर लाउड और ड्रामेटिक है। ऐसा लगता है जैसे लगभग पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है। यह सोशल ड्रामा फिल्म एक मजबूत प्लॉट की बजाय भारी भरकम सीन और भाषणों प्रवचनों पर ज्यादा निर्भर है। साल 2023 वाली पहली फिल्म में कुछ दिलचस्प पल थे, लेकिन यह सीक्वल फिल्म बेहद कमजोर है। आप शुरू में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी कहां से और
कैसे खत्म होगी। सही मायने में द केरल स्टोरी फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं है। राइटिंग कमजोर है और ट्रीटमेंट बहुत जोर देने वाला है। टोन ऐसा है जैसे जबरदस्ती की जा रही हो। बारीकी और प्लॉट की गहराई के लिए कोई जगह नहीं है। पूरी फिल्म में हिंदू परिवारों को प्यार भरा और खुश दिखाया गया है, जबकि मुस्लिम घरों को मूड और विजुअल्स दोनों में डार्क शेड्स में दिखाया गया है। इस अंतर को दिखाने के लिए कलर स्कीम भी बदल दी गई है। आखिर में फिल्म असली धर्म बदलने के मामलों का जिक्र करती है और बताती है कि कुछ यूरोपीय लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया था। यह छांगुर बाबा के बारे में रिपोर्ट से काफी प्रेरित है, जिस पर हजारों लड़कियों को धर्म बदलने के लिए टारगेट करने का आरोप था। हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिल्म का तेज टोन अक्सर उन पर हावी हो जाता है। सुरेखा के रूप में उल्का गुप्ता ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और एक ऐसी लड़की को अच्छे से दिखाया है जो अपना धर्म बदलने से मना कर देती है। कई सीन में उनका गुस्सा और कंफ्यूजन असली लगता है। इसी तरह दिव्या के रूप में अदिति भाटिया और नेहा के रूप में ऐश्वर्या ओझा ठीक ठाक है और शादी के बाद डर और ड्रामा को दिखाने में कामयाब रही। कुछ पल ऐसा भी है जब उनके शांत रिएक्शन डायलॉग से ज्यादा बोलते हैं। हालांकि स्क्रीन प्ले उन्हें उनके किरदारों को पूरी तरह से दिखाने के लिए काफी गहराई नहीं देता है। द केरल स्टोरी 2 अपने मैसेज में साफ है और बिना किसी झिझक के अपना नजरिया सामने रखती है। यह बताती है कि 2047 तक भारत शरिया कानून के तहत एक मुस्लिम देश बन सकता है। फिल्म इंटरफेयर शादियों के बारे में बात करती है और दावा करती है कि धर्म बदलना देश के पॉपुलेशन बैलेंस को बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। क्लाइमैक्स में टोन और भी ज्यादा डायरेक्ट हो जाता है जब आरोपियों को एक तेज और इमोशन गाने के बीच अरेस्ट किया जाता है। फिल्म के कई सीन परेशान करने वाले हैं, जिनमें बार बार सेक्सुअल असॉल्ट, जबरदस्ती बीफ खाना और बेरहमी से हिंसा दिखाना शामिल है। यह फिल्म जबरदस्ती शादियों और धर्म बदलने में फंसी महिलाओं को दिखाने में हद पार करती है। हालांकि यह असली घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है, लेकिन इसका मजबूत और एक तरफा टोन साफ तौर पर बताता है कि यह सोची समझी तयशुदा फिल्म है। धर्मांतरण के मुद्दे को गंभीर मानते हुए अगर कोई संजीदा फिल्म देखने की चाह है, तो भी यह फिल्म ऐसी नहीं है कि जिसे देखा जाए। बेहतर होगा समय और पैसे बचाएं। महीनों की बहस, सेंसर बोर्ड की खींचतान और कोर्ट रूम ड्रामे के बाद आखिरकार विपुल अमृतलाल शाह की द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड रिलीज तो हो गई, लेकिन मजेदार बात यह है कि फिल्म की कहानी से ज्यादा ड्रामा असल में हुआ। थिएटर में पर्दा उठते ही साफ लग जाता है कि यह फिल्म किसी गहरी कहानी या थ्रिलर बनने की कोशिश नहीं कर रही। ये बस अपनी बात या कहे एजेंडा दोहराती नजर आती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ किरदार एक कथित गजवा ए हिंद मिशन के तहत धर्म विशेष की लड़कियों को प्यार और शादी के नाम पर फंसाते हैं। उनका मकसद लड़कियों का धर्म बदलवाना, उन पर दबाव डालना और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। कहानी ऐसे दिखाती है जैसे यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो। फिल्म 3 लड़कियों की कहानी दिखाती है, दिव्या, नेहा और सुरेखा, जो भारत के अलग अलग शहरों से हैं और अपनी अपनी जिंदगी में सपने देख रही होती हैं, लेकिन इनकी जर्नी जल्द ही एक ही दिशा पकड़ लेती है। हर लड़की को एक ऐसा लड़का मिलता है जो पहले तो प्यार दिखाता है और बाद में अपनी असली पहचान और मकसद दिखाता है। दिव्या ने अदिति भाटिया 16 साल के डांसर जिसे शोहरत के नाम पर फंसाया जाता है। नेहा ने ऐश्वर्या ओझा, एथलीट से प्यार का भ्रम देकर धोखा मिलता है। सुरेखा ने उल्का गुप्ता, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जो एक पत्रकार के नाम पर शुरू हुए रिश्ते में गहराई से फंस जाती है। इसके बाद फिल्म में शुरू होती है जबरदस्ती, हिंसा, डर, धमकी और बार बार वही घटनाएं। कई सीन असरदार तो हैं, लेकिन कहानी कहीं आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लगता है जैसे ऑडियंस ने इमोशनल रोलर कोस्टर पर नहीं बल्कि एक लंबी थका देने वाली फिल्म देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किरदारों को भागने या कुछ बदलने के मौके दिखते हैं, लेकिन वे बस फैसले ना लेकर आगे बढ़ते हैं। वही फैसले जो कहानी को फिल्म की अपनी थीसिस के हिसाब से चलाते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका अभिनय है। उल्का, अदिति और ऐश्वर्या ने अपने किरदारों का डर, दर्द और उलझन बहुत ही सच्चाई से दिखाई है। इनके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह औजला और युक्तम खोसला ने भी अपने रोल ईमानदारी से निभाए हैं। उनकी एक्टिंग कहानी को और भी असली व असरदार बना देती है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो खासकर माता पिता की भूमिका निभाने वाले कलाकार पूर्वा पराग, रामजी वाली, राजीव कुमार, श्वेता मुंशी, अभिषेक शंकर और लक्ष्मी सभी ने बेहद सच्ची और प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है। खासकर केरल के माता पिता वाला क्लाइमैक्स सीन बहुत ही स्वाभाविक और दिल को छू लेने वाला लगता है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टोन दिया है, जिसमें रियल घटनाओं से प्रेरित सीन्स, तीखे संवाद और तेज रफ्तार एडिटिंग लगातार ऑडियंस को असहज
लेकिन सचेत बनाए रखती है। हाँ, कुछ स्थानों पर फिल्म जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक और एक तरफा लगती है। हालांकि इसका भावात्मक असर और विषय की गंभीरता से पूरी तरह अनदेखा करना मुश्किल बनाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि भले ही बिल्लू अमृतलाल शाह ऐसा कहते हैं कि वह किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देखते वक्त साफ महसूस होता है कि कहानी एक विशेष समुदाय को नेगेटिव दिखाने की तरफ झुकी हुई है। इसके अलावा कई किरदार ठीक से विकसित नहीं किए गए हैं, जिससे उनके फैसले अवास्तविक लगते हैं और कहानी में गहराई नहीं आती। संवेदनशील विषय होने के बावजूद फिल्म कई जगह प्रचार जैसे महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग नजरियों को दिखाने के बजाय कहानी को बस एक ही दिशा में ढकेला गया है, जिसकी वजह से फिल्म का असर कमजोर पड़ता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो तीखे मुद्दों पर बनी हों और भावनात्मक तौर पर झकझोरे, तो द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड आपको कुछ हिस्सों में प्रभावशाली लग सकती है। लेकिन अगर आप एक मजबूत, संतुलित और आगे बढ़ने वाली कहानी की उम्मीद करते हैं, तो यह फिल्म आपको थोड़ी निराश कर सकती है। कई जगह कहानी दोहराव भारी लगती है और संवेदनशील विषय को भी काफी ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। इसलिए कुल मिलाकर यह फिल्म किसी के लिए नहीं है। आप इसे देखें या नहीं, या पूरी तरह आपकी पसंद और विषय में रुचि पर निर्भर करता है। लंबी कानूनी लड़ाई और विवाद के बाद द केरल स्टोरी रिलीज हो गई। हालांकि इसे अपनी निर्धारित तारीख 27 फरवरी की सुबह ही सिनेमाघरों में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोपहर तक स्टे हटाने का फैसला आया और रात तक फिल्म थिएटर्स में पहुंची। कहीं शाम 7 बजे शो शुरू हुए तो कहीं 8 बजे से। पहले दिन कम टिकट बिक्री का नुकसान निर्माता को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह सूचना सभी दर्शकों तक समय पर नहीं पहुंच पाई कि फिल्म रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, द केरल स्टोरी 2 वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी का सीक्वल है। छोटे बजट की होने के बावजूद पिछली फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया था। अब सबकी नजरें इसके दूसरे भाग पर हैं। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं, जिन्होंने पहली फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी कामेख्या नारायण सिंह ने संभाली है। मुख्य कलाकारों में है ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, पूर्वा पराग, सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह, युक्तम और अलका अमीन। कहानी लिखी है विपुल अमृतलाल शाह और अमरनाथ झा ने। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर विवाद, चर्चा और सोशल मीडिया पर बहस तेज रही। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे थे, तो कुछ इसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म मान रहे थे। ऐसे माहौल में दर्शक एक पूर्वाग्रह के साथ थिएटर में प्रवेश करता है। क्या सचमुच प्रोपेगेंडा है या किसी वास्तविक समस्या को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश? फिल्म 3 लड़कियों की कहानी पर आधारित है। उनके जीवन में प्रेम, विश्वास और फिर धोखे के जरिए धर्मांतरण की घटनाएं दिखाई गई हैं। ट्रेलर से स्पष्ट हो जाता है कि विषय संवेदनशील है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से अलग परिवेश से आई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा पहला फुसलाकर पहले शादी और फिर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों को मत अलग अलग हो सकते हैं। बतौर सिनेमा या क्या परोसती है, इसे समझना जरूरी है। दृष्टिकोण का प्रभाव। दर्शक अपने नजरिए से फिल्म देखेंगे और सवाल उठा सकते हैं कि यह कितने राजनीतिक रूप से संतुलित है। कुछ लोगों के लिए यही इसकी कमी हो सकती है। हालांकि इसे कहानी के रूप में देखें तो यह प्रेडिक्टेबल जरूर लगती है, लेकिन कमजोर नहीं। स्क्रीन प्ले की शुरुआत। तीनों लड़कियों की कहानियां क्रमशः सामने आती हैं, जो कुछ हद तक अनुमानित लगती हैं। यदि इसे फ्लैशबैक या किसी साझा घटना से शुरू किया जाता तो प्रभाव अधिक गहरा हो सकता था। गाने की प्लेसमेंट। अंत में एक वीरतापूर्ण गीत आता है, जो फिल्म के मूल गंभीर टोन से थोड़ा अलग महसूस होता है। इसे भावनात्मक निरंतरता क्षण भर के लिए टूट जाती है। यदि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का वादा करती है, तो ट्रीटमेंट पर और ध्यान दिया जा सकता था। कई जगह डॉक्यूमेंट्री और मुख्यधारा सिनेमा के बीच झूलती प्रतीत होती है। इसे दृश्यात्मक का प्रभाव कमजोर पड़ता है। पूर्वाग्रह के साथ फिल्म देखना कठिन होता है, लेकिन देखने के दौरान कई जगह रिसर्च का आभास होता है। कुछ ट्विस्ट या संकेत देते हैं कि कहानी केवल एजेंडा आधारित नहीं, बल्कि अध्ययन और तथ्यों पर आधारित प्रतीत होती है। फिल्म सिर्फ एक धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं करती। कथा में ऐसे पात्र और प्रसंग भी हैं जो संतुलन का संकेत देते हैं, यह दिखाते हुए कि हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। साथ ही फिल्म दलित समाज, बेटियों पर अत्यधिक सख्ती करने वालों, अभिभावकों और तथाकथित उदार सोच रखने वाले समाज की जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाती है। बच्चों की परवरिश और जागरूकता पर यह गंभीरता से बात करती है। तीनों मुख्य अभिनेत्रियों में अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है।
तीनों मुख्य अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है। अलग अलग फिल्म से आई उनकी कहानियां एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। भावनात्मक दृश्यों में उनका अभिनय ईमानदार लगता है, कई बार दर्शक को असहज भी करता है, तो शायद फिल्म का उद्देश्य है। कई बार दर्शकों को असहज भी करता है, जो शायद फिल्म का उद्देश्य है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह की तारीफ बनती है। विषय की संवेदनशीलता को उन्होंने संतुलन और भावनात्मक वजन के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कहानी की मूल रेखा भले प्रेडिक्टेबल लगे, लेकिन निर्देशन और लेखन मिलकर फिल्म को संभालते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के साथ मेल खाता है और ना तो दृश्यों पर हावी होता है और ना ही लाउड है। कुल मिलाकर द केरल स्टोरी ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह उदासीन नहीं रह सकते। यह सोचने पर मजबूर करती है, अगर आप खुले मन से फिल्म देखेंगे तो इसमें चर्चा के योग्य कई पहलू मिलेंगे। फिल्म पसंद आएगी या नहीं, यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है, लेकिन किसी भी फिल्म को अगर एक धर्म विशेष के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है तो उसे पूरी तरह से नकार देना भी गलत है, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। संभव है कि कई घटनाएं हमारे आसपास ना घट रही हों या हमारी नजर उन पर ना पड़ रही हो, लेकिन यदि किसी की नजर वहां पड़ती है तो उसे यह कहानी कहने की पूरी आजादी है, बशर्ते यह संवैधानिक सीमाओं और सेंसर बोर्ड के कानूनों के तहत बनाई गई हो। बाकी फैसला दर्शकों का है, वो इसे नकार भी सकते हैं और अपना भी सकते हैं। साल 2023 में विवादों के बीच रिलीज हुई द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह अब इसका सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड लेकर आए हैं। पिछली फिल्म को जहां सदुक्तो सेन ने डायरेक्ट किया था, वो इस बार निर्देशन की कमान कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। टीजर रिलीज के बाद से ही यह सीक्वल फिल्म भी विवादों में रही। मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा। सिंगल बेंच ने माना कि पहली नजर में इस फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता दिखती है। अदालत ने रिलीज पर 15 दिन की रोक लगाई। केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को फिल्म की पैरोकारी की केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में फिल्म की पैरोकारी की। नतीजा ये हुआ कि बड़ी ही नाटकीय घटनाक्रम में डिवीजन जज ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। स्टे हटते ही शुक्रवार 27 फरवरी की देर शाम फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। 2 घंटे 11 मिनट लंबी इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस में सच्ची मेहनत झलकती है, लेकिन यह जिस तेज टोन में शोर मचाती है, प्लॉट और कहानी उस गहराई का एहसास करवाने से चूक जाती है। फिल्म का नाम भले ही केरल स्टोरी है, लेकिन इसकी कहानी भारत के अलग अलग हिस्सों की 3 जवान औरतों सुरेखा यानी उल्का गुप्ता, नेहा यानी ऐश्वर्या ओझा और दिव्या यानी अदिति भाटिया के बारे में है। कोच्चि की सुरेखा के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे सलीम यानी सुमित गहलावत से इश्क हो जाता है, जो एक शादीशुदा जर्नलिस्ट है। सलीम वादा करता है कि वह उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा और अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। इसी तरह ग्वालियर की जेवलिन थ्रोअर नेहा एक अच्छे भविष्य का सपना देखती है। उसे फैजान यानी अर्जुन सिंह औजला से प्यार हो जाता है, जो अपनी पहचान छिपाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे अच्छे कोच से ट्रेनिंग दिलाने में मदद करेगा। कहानी की तीसरी कड़ी जोधपुर की दिव्या से जुड़ती है, जो एक टैलेंटेड डांसर है और ऑनलाइन बोल्ड डांस वीडियो पोस्ट करती है। उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जब वह रशीद यानी युक्तम खोसला से मिलती है तो वह शादी के बाद उससे इन सबसे आजादी का वादा करता है। शादी के बाद ही तीनों ही औरतों को सख्त धार्मिक नियमों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी जिंदगी के फैसलों की कीमत का है एहसास होता है। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड अपने 2 घंटे से अधिक रन टाइम में ज्यादातर समय एक ही टॉपिक पर रहती है। यह तेज टोन सेट करती है, लेकिन कहानी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है। आलम यह है कि इसे देखते हुए आखिरी 10 मिनट में ही आपको राहत मिलती है, लेकिन तब तक आपका सब्र जवाब दे चुका होता है। यह फिल्म हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म बदलने के मुद्दे पर है और इसके लिए एक समुदाय को पूरी तरह से दोषी ठहराती है। बैकग्राउंड स्कोर लाउड और ड्रामेटिक है। ऐसा लगता है जैसे लगभग पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है। यह सोशल ड्रामा फिल्म एक मजबूत प्लॉट की बजाय भारी भरकम सीन और भाषणों प्रवचनों पर ज्यादा निर्भर है। साल 2023 वाली पहली फिल्म में कुछ दिलचस्प पल थे, लेकिन यह सीक्वल फिल्म बेहद कमजोर है। आप शुरू में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी कहां से और कैसे खत्म होगी। सही मायने में द केरल स्टोरी फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं है। राइटिंग कमजोर है और ट्रीटमेंट बहुत जोर देने वाला है। टोन ऐसा है जैसे जबरदस्ती की जा रही हो। बारीकी और प्लॉट की गहराई के लिए कोई जगह नहीं है। पूरी फिल्म में हिंदू परिवारों को प्यार भरा और खुश दिखाया गया है, जबकि मुस्लिम घरों को मूड और विजुअल्स दोनों में डार्क शेड्स में दिखाया गया है। इस अंतर को दिखाने के लिए कलर स्कीम भी बदल दी गई है। आखिर में फिल्म असली धर्म बदलने के मामलों का जिक्र करती है और
बताती है कि कुछ यूरोपीय लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया था। यह छांगुर बाबा के बारे में रिपोर्ट से काफी प्रेरित है, जिस पर हजारों लड़कियों को धर्म बदलने के लिए टारगेट करने का आरोप था। हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिल्म का तेज टोन अक्सर उन पर हावी हो जाता है। सुरेखा के रूप में उल्का गुप्ता ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और एक ऐसी लड़की को अच्छे से दिखाया है जो अपना धर्म बदलने से मना कर देती है। कई सीन में उनका गुस्सा और कंफ्यूजन असली लगता है। इसी तरह दिव्या के रूप में अदिति भाटिया और नेहा के रूप में ऐश्वर्या ओझा ठीक ठाक हैं और शादी के बाद डर और ड्रामा को दिखाने में कामयाब रही। कुछ पल ऐसे भी हैं जब उनके शांत रिएक्शन डायलॉग से ज्यादा बोलते हैं। हालांकि स्क्रीन प्ले उन्हें उनके किरदारों को पूरी तरह से दिखाने के लिए काफी गहराई नहीं देता है। द केरल स्टोरी 2 अपने मैसेज में साफ है और बिना किसी झिझक के अपना नजरिया सामने रखती है। यह बताती है कि 2047 तक भारत शरिया कानून के तहत एक मुस्लिम देश बन सकता है। फिल्म इंटरफेयर शादियों के बारे में बात करती है और दावा करती है कि धर्म बदलना देश के पॉपुलेशन बैलेंस को बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। क्लाइमैक्स में टोन और भी ज्यादा डायरेक्ट हो जाता है जब आरोपियों को एक तेज और इमोशन गाने के बीच अरेस्ट किया जाता है। फिल्म के कई सीन परेशान करने वाले हैं, जिनमें बार बार सेक्सुअल असॉल्ट, जबरदस्ती बीफ खाना और बेरहमी से हिंसा दिखाना शामिल है। यह फिल्म जबरदस्ती शादियों और धर्म बदलने में फंसी महिलाओं को दिखाने में हद पार करती है। हालांकि यह असली घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है, लेकिन इसका मजबूत और एक तरफा टोन साफ तौर पर बताता है कि यह सोची समझी तयशुदा फिल्म है। धर्मांतरण के मुद्दे को गंभीर मानते हुए अगर कोई संजीदा फिल्म देखने की चाह है, तो भी यह फिल्म ऐसी नहीं है कि जिसे देखा जाए। बेहतर होगा समय और पैसे बचाएं। महीनों की बहस, सेंसर बोर्ड की खींचतान और कोर्ट रूम ड्रामे के बाद आखिरकार विपुल अमृतलाल शाह की द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड रिलीज तो हो गई, लेकिन मजेदार बात यह है कि फिल्म की कहानी से ज्यादा ड्रामा असल में हुआ। थिएटर में पर्दा उठते ही साफ लग जाता है कि यह फिल्म किसी गहरी कहानी या थ्रिलर बनने की कोशिश नहीं कर रही। ये बस अपनी बात या कहे एजेंडा दोहराती नजर आती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ किरदार एक कथित गजवा ए हिंद मिशन के तहत धर्म विशेष की लड़कियों को प्यार और शादी के नाम पर फंसाते हैं। उनका मकसद लड़कियों का धर्म बदलवाना, उन पर दबाव डालना और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। कहानी ऐसे दिखाती है जैसे यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो। फिल्म 3 लड़कियों की कहानी दिखाती है, दिव्या, नेहा और सुरेखा, जो भारत के अलग अलग शहरों से हैं और अपनी अपनी जिंदगी में सपने देख रही होती हैं, लेकिन इनकी जर्नी जल्द ही एक ही दिशा पकड़ लेती है। हर लड़की को एक ऐसा लड़का मिलता है जो पहले तो प्यार दिखाता है और बाद में अपनी असली पहचान और मकसद दिखाता है। दिव्या ने अदिति भाटिया 16 साल के डांसर जिसे शोहरत के नाम पर फंसाया जाता है। नेहा ने ऐश्वर्या ओझा एथलीट जिसे प्यार का भरम देकर धोखा मिलता है। सुरेखा ने उल्का गुप्ता यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जो एक पत्रकार के नाम पर शुरू हुए रिश्ते में गहराई से फंस जाती है। इसके बाद फिल्म में शुरू होती है जबरदस्ती, हिंसा, डर, धमकी और बार बार वही घटनाएं। कई सीन असरदार तो हैं, लेकिन कहानी कहीं आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लगता है जैसे ऑडियंस ने इमोशनल रोलर कोस्टर पर नहीं बल्कि एक लंबी थका देने वाली फिल्म देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किरदारों को भागने या कुछ बदलने के मौके दिखते हैं, लेकिन वे बस फैसले ना लेकर आगे बढ़ते हैं। वही फैसले जो कहानी को फिल्म की अपनी थीसिस के हिसाब से चलाते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका अभिनय है। उल्का, अदिति और ऐश्वर्या ने अपने किरदारों का डर, दर्द और उलझन बहुत ही सच्चाई से दिखाई है। इनके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह औजला और युक्तम खोसला ने भी अपने रोल ईमानदारी से निभाए हैं। उनकी एक्टिंग कहानी को और भी असली व असरदार बना देती है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो खासकर माता पिता की भूमिका निभाने वाले कलाकार पूर्वा पराग, राम जीवाली, राजीव कुमार, श्वेता मुंशी, अभिषेक शंकर और लक्ष्मी सभी ने बेहद सच्ची और प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है। खासकर केरल के माता पिता वाला क्लाइमैक्स सीन बहुत ही स्वाभाविक और दिल को छू लेने वाला लगता है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टोन दिया है, जिसमें रियल घटनाओं से प्रेरित सीन्स, तीखे संवाद और तेज रफ्तार एडिटिंग लगातार ऑडियंस को असहज लेकिन सचेत बनाए रखती है। हाँ, कुछ स्थानों पर फिल्म जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक और एक तरफा लगती है। हालांकि इसका भावनात्मक असर और विषय की गंभीरता से पूरी तरह अनदेखा करना मुश्किल बनाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि भले ही बिल्लू अमृतलाल शाह ऐसा कहते हैं कि वो किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देखते वक्त साफ महसूस होता है कि कहानी एक विशेष समुदाय को नेगेटिव दिखाने की तरफ झुकी हुई है। इसके अलावा कई किरदार ठीक से विकसित नहीं किए गए हैं, जिससे उनके फैसले अवास्तविक लगते हैं।
और कहानी में गहराई नहीं आती। संवेदनशील विषय होने के बावजूद फिल्म कई जगह प्रचार जैसे महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग नजरियों को दिखाने के बजाय कहानी को बस एक ही दिशा में ढकेला गया है, जिसकी वजह से फिल्म का असर कमजोर पड़ता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो तीखे मुद्दों पर बनी हों और भावनात्मक तौर पर झकझोरे, तो द केरल स्टोरी टू गोज बियॉन्ड आपको कुछ हिस्सों में प्रभावशाली लग सकती है। लेकिन अगर आप एक मजबूत, संतुलित और आगे बढ़ने वाली कहानी की उम्मीद करते हैं, तो यह फिल्म आपको थोड़ी निराश कर सकती है। कई जगह कहानी दोहराव भारी लगती है और संवेदनशील विषय को भी काफी ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। इसलिए कुल मिलाकर यह फिल्म किसी के लिए नहीं है। आप इसे देखें या नहीं, या पूरी तरह आपकी पसंद और विषय में रुचि पर निर्भर करता है। लंबी कानूनी लड़ाई और विवाद के बाद द केरल स्टोरी रिलीज हो गई। हालांकि इसे अपनी निर्धारित तारीख 27 फरवरी की सुबह ही सिनेमाघरों में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोपहर तक स्टे हटाने का फैसला आया और रात तक फिल्म थिएटर्स में पहुंची। कहीं शाम 7 बजे शो शुरू हुए तो कहीं 8 बजे से। पहले दिन कम टिकट बिक्री का नुकसान निर्माता को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह सूचना सभी दर्शकों तक समय पर नहीं पहुंच पाई कि फिल्म रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, द केरल स्टोरी 2 वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी का सीक्वल है। छोटे बजट की होने के बावजूद पिछली फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया था। अब सबकी नजरें इसके दूसरे भाग पर हैं। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं, जिन्होंने पहली फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी कामेख्या नारायण सिंह ने संभाली है। मुख्य कलाकारों में है ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, पूर्वा पराग, सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह, युक्तम और अलका अमीन। कहानी लिखी है विपुल अमृतलाल शाह और अमरनाथ झा ने। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर विवाद, चर्चा और सोशल मीडिया पर बहस तेज रही। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे थे, तो कुछ इसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म मान रहे थे। ऐसे माहौल में दर्शक एक पूर्वाग्रह के साथ थिएटर में प्रवेश करता है। क्या सचमुच प्रोपेगेंडा है या किसी वास्तविक समस्या को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश? फिल्म 3 लड़कियों की कहानी पर आधारित है। उनके जीवन में प्रेम, विश्वास और फिर धोखे के जरिए धर्मांतरण की घटनाएं दिखाई गई हैं। ट्रेलर से स्पष्ट हो जाता है कि विषय संवेदनशील है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से अलग परिवेश से आई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा पहला फुसलाकर पहले शादी और फिर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों को मत अलग अलग हो सकते हैं। बतौर सिनेमा या क्या परोसती है, इसे समझना जरूरी है। दृष्टिकोण का प्रभाव। दर्शक अपने नजरिए से फिल्म देखेंगे और सवाल उठा सकते हैं कि यह कितनी राजनीतिक रूप से संतुलित है। कुछ लोगों के लिए यही इसकी कमी हो सकती है। हालांकि इसे कहानी के रूप में देखें तो यह प्रेडिक्टेबल जरूर लगती है, लेकिन कमजोर नहीं। स्क्रीन प्ले की शुरुआत। तीनों लड़कियों की कहानियां क्रमशः सामने आती हैं, जो कुछ हद तक अनुमानित लगती हैं। यदि इसे फ्लैशबैक या किसी साझा घटना से शुरू किया जाता तो प्रभाव अधिक गहरा हो सकता था। गाने की प्लेसमेंट। अंत में एक वीरतापूर्ण गीत आता है, जो फिल्म के मूल गंभीर टोन से थोड़ा अलग महसूस होता है। इसे भावनात्मक निरंतरता क्षण भर के लिए टूट जाती है। यदि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का वादा करती है, तो ट्रीटमेंट पर और ध्यान दिया जा सकता था। कई जगह डॉक्यूमेंट्री और मुख्यधारा सिनेमा के बीच झूलती प्रतीत होती है। इसे दृश्यात्मक का प्रभाव कमजोर पड़ता है। पूर्वाग्रह के साथ फिल्म देखना कठिन होता है, लेकिन देखने के दौरान कई जगह रिसर्च का आभास होता है। कुछ ट्विस्ट यह संकेत देते हैं कि कहानी केवल एजेंडा आधारित नहीं, बल्कि अध्ययन और तथ्यों पर आधारित प्रतीत होती है। फिल्म सिर्फ एक धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं करती। कथा में ऐसे पात्र और प्रसंग भी हैं जो संतुलन का संकेत देते हैं। यह दिखाते हुए कि हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। साथ ही फिल्म दलित समाज, बेटियों पर अत्यधिक सख्ती करने वालों, अभिभावकों और तथाकथित उदार सोच रखने वाले समाज की जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाती है। बच्चों की परवरिश और जागरूकता पर यह गंभीरता से बात करती है। तीनों मुख्य अभिनेत्रियों में अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है। तीनों मुख्य अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है। अलग अलग फिल्म से आई उनकी कहानियां एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। भावनात्मक दृश्यों में उनका अभिनय ईमानदार लगता है। कई बार दर्शक को असहज भी करता है, तो शायद फिल्म का उद्देश्य है। कई बार दर्शकों को असहज भी करता है, जो शायद फिल्म का उद्देश्य है। निर्देशक कामेख्या नारायण सिंह की तारीफ बनती है। विषय की संवेदनशीलता को उन्होंने संतुलन और भावनात्मक वजन के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कहानी की मूल रेखा भले प्रेडिक्टेबल लगे, लेकिन निर्देशन और
लेखन मिलकर फिल्म को संभालते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के साथ मेल खाता है और ना तो दृश्य पर हावी होता है और ना ही लाउड है। कुल मिलाकर द केरल स्टोरी ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह उदासीन नहीं रह सकते। यह सोचने पर मजबूर करती है, अगर आप खुले मन से फिल्म देखेंगे तो इसमें चर्चा के योग्य कई पहलू मिलेंगे। फिल्म पसंद आएगी या नहीं यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है, लेकिन किसी भी फिल्म को अगर एक धर्म विशेष के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है तो उसे पूरी तरह से नकार देना भी गलत है, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। संभव है कि कई घटनाएं हमारे आसपास ना घट रही हों या हमारी नजर उन पर ना पड़ रही हो, लेकिन यदि किसी की नजर वहां पड़ती है तो उसे यह कहानी कहने की पूरी आजादी है, बशर्ते यह संवैधानिक सीमाओं और सेंसर बोर्ड के कानूनों के तहत बनाई गई हो। बाकी फैसला दर्शकों का है, वो इसे नकार भी सकते हैं और अपना भी सकते हैं। साल 2023 में विवादों के बीच रिलीज हुई द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह अब इसका सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड लेकर आए हैं। पिछली फिल्म को जहां सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया था, वह इस बार निर्देशन की कमान कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। टीजर रिलीज के बाद से ही यह सीक्वल फिल्म भी विवादों में रही। मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा। सिंगल बेंच ने माना कि पहली नजर में इस फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता दिखती है। अदालत ने रिलीज पर 15 दिन की रोक लगाई। केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को फिल्म की पैरोकारी की केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में फिल्म की पैरोकारी की। नतीजा ये हुआ कि बड़ी ही नाटकीय घटनाक्रम में डिवीजन जज ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। स्टे हटते ही शुक्रवार 27 फरवरी की देर शाम फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। 2 घंटे 11 मिनट लंबी इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस में सच्ची मेहनत झलकती है, लेकिन यह जिस तेज टोन में शोर मचाती है, प्लॉट और कहानी उस गहराई का एहसास करवाने से चूक जाती है। फिल्म का नाम भले ही केरल स्टोरी है, लेकिन इसकी कहानी भारत के अलग अलग हिस्सों की 3 जवान औरतों सुरेखा यानी उल्का गुप्ता, नेहा यानी ऐश्वर्या ओझा और दिव्या यानी अदिति भाटिया के बारे में है। कोच्चि की सुरेखा के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे सलीम यानी सुमित गहलावत से इश्क हो जाता है, जो एक शादीशुदा जर्नलिस्ट है। सलीम वादा करता है कि वह उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा और अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। इसी तरह ग्वालियर की जेवलिन थ्रोअर नेहा एक अच्छे भविष्य का सपना देखती है। उसे फैजान यानी अर्जुन सिंह औजला से प्यार हो जाता है, जो अपनी पहचान छिपाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे अच्छे कोच से ट्रेनिंग दिलाने में मदद करेगा। कहानी की तीसरी कड़ी जोधपुर की दिव्या से जुड़ती है, जो एक टैलेंटेड डांसर है और ऑनलाइन बोल्ड डांस वीडियो पोस्ट करती है। उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जब वह रशीद यानी युक्तम खोसला से मिलती है तो वह शादी के बाद उससे इन सबसे आजादी का वादा करता है। शादी के बाद ही तीनों ही औरतों को सख्त धार्मिक नियमों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी जिंदगी के फैसलों की कीमत का एहसास होता है। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड अपने 2 घंटे से अधिक की रन टाइम में ज्यादातर समय एक ही टॉपिक पर रहती है। यह तेज टोन सेट करती है, लेकिन कहानी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है। हाल में यह है कि इसे देखते हुए आखिरी 10 मिनट में ही आपको राहत मिलती है, लेकिन तब तक आपका सब्र जवाब दे चुका होता है। यह फिल्म हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म बदलने के मुद्दे पर है और इसके लिए एक समुदाय को पूरी तरह से दोषी ठहराती है। बैकग्राउंड स्कोर लाउड और ड्रामेटिक है। ऐसा लगता है जैसे लगभग पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है। यह सोशल ड्रामा फिल्म एक मजबूत प्लॉट की बजाय भारी भरकम सीन और भाषणों प्रवचनों पर ज्यादा निर्भर है। साल 2023 वाली पहली फिल्म में कुछ दिलचस्प पल थे, लेकिन यह सीक्वल फिल्म बेहद कमजोर है। आप शुरू में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी कहां से और कैसे खत्म होगी। सही मायने में द केरल स्टोरी फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं है। राइटिंग कमजोर है और ट्रीटमेंट बहुत जोर देने वाला है। टोन ऐसा है जैसे जबरदस्ती की जा रही हो। बारीकी और प्लॉट की गहराई के लिए कोई जगह नहीं है। पूरी फिल्म में हिंदू परिवारों को प्यार भरा और खुश दिखाया गया है, लेकिन मुस्लिम घरों को मूड और विजुअल्स दोनों में डार्क शेड्स में दिखाया गया है। इस अंतर को दिखाने के लिए कलर स्कीम भी बदल दी गई है। आखिर में फिल्म असली धर्म बदलने के मामलों का जिक्र करती है और बताती है कि कुछ यूरोपीय लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया था। यह छांगुर बाबा के बारे में रिपोर्ट से काफी प्रेरित है, जिस पर हजारों लड़कियों को धर्म बदलने के लिए टारगेट करने का आरोप था। हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिल्म का तेज टोन अक्सर उन पर हावी हो जाता है। सुरेखा के रूप में उल्का गुप्ता ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और एक ऐसी लड़की को अच्छे से दिखाया है जो अपना धर्म बदलने से मना कर देती है। कई सीन में उनका गुस्सा और कंफ्यूजन
असली लगता है। इसी तरह दिव्या के रोल में अदिति भाटिया और नेहा के रोल में ऐश्वर्या ओझा ठीक ठाक हैं और शादी के बाद डर और ड्रामा को दिखाने में कामयाब रही। कुछ पल ऐसे भी हैं जब उनके शांत रिएक्शन डायलॉग से ज्यादा बोलते हैं। हालांकि स्क्रीन प्ले उन्हें उनके किरदारों को पूरी तरह से दिखाने के लिए काफी गहराई नहीं देता है। द केरल स्टोरी 2 अपने मैसेज में साफ है और बिना किसी झिझक के अपना नजरिया सामने रखती है। यह बताती है कि 2047 तक भारत शरिया कानून के तहत एक मुस्लिम देश बन सकता है। फिल्म इंटरफेयर शादियों के बारे में बात करती है और दावा करती है कि धर्म बदलना देश के पॉपुलेशन बैलेंस को बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। क्लाइमैक्स में टोन और भी ज्यादा डायरेक्ट हो जाता है जब आरोपियों को एक तेज और इमोशन गाने के बीच अरेस्ट किया जाता है। फिल्म के कई सीन परेशान करने वाले हैं जिनमें बार बार सेक्सुअल असॉल्ट, जबरदस्ती बेफ खाना और बेरहमी से हिंसा दिखाना शामिल है। यह फिल्म जबरदस्ती शादियों और धर्म बदलने में फंसी महिलाओं को दिखाने में हद पार करती है। हालांकि यह असली घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है, लेकिन इसका मजबूत और एक तरफा टोन साफ तौर पर बताता है कि यह सोची समझी तयशुदा फिल्म है। धर्मांतरण के मुद्दे को गंभीर मानते हुए अगर कोई संजीदा फिल्म देखने की चाह है तो भी यह फिल्म ऐसी नहीं है कि जिसे देखा जाए। बेहतर होगा समय और पैसे बचाएं। महीनों की बहस, सेंसर बोर्ड की खींचतान और कोर्ट रूम ड्रामे के बाद आखिरकार विपुल अमृतलाल शाह की द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड रिलीज तो हो गई, लेकिन मजेदार बात यह है कि फिल्म की कहानी से ज्यादा ड्रामा असल में हुआ। थिएटर में पर्दा उठते ही साफ लग जाता है कि यह फिल्म किसी गहरी कहानी या थ्रिलर बनने की कोशिश नहीं कर रही। ये बस अपनी बात या कहे एजेंडा दोहराती नजर आती है। फिल्म में दिखाया गया कि कुछ किरदार एक कथित गजवा ए हिंद मिशन के तहत धर्म विशेष की लड़कियों को प्यार और शादी के नाम पर फंसाते हैं। उनका मकसद लड़कियों का धर्म बदलवाना, उन पर दबाव डालना और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। कहानी ऐसे दिखाती है जैसे यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो। फिल्म 3 लड़कियों की कहानी दिखाती है, दिव्या, नेहा और सुरेखा, जो भारत के अलग अलग शहरों से हैं और अपनी अपनी जिंदगी में सपने देख रही होती हैं, लेकिन इनकी जर्नी जल्द ही एक ही दिशा पकड़ लेती है। हर लड़की को एक ऐसा लड़का मिलता है जो पहले तो प्यार दिखाता है और बाद में अपनी असली पहचान और मकसद दिखाता है। दिव्या ने अदिति भाटिया 16 साल के डांसर जिसे शोहरत के नाम पर फंसाया जाता है। नेहा ने ऐश्वर्या ओझा एथलीट जिसे प्यार का भरम देकर धोखा मिलता है। सुरेखा ने उल्का गुप्ता यूपीएससी की तैयारी कर रही है जो एक पत्रकार के नाम पर शुरू हुए रिश्ते में गहराई से फंस जाती है। इसके बाद फिल्म में शुरू होती है जबरदस्ती, हिंसा, डर, धमकी और बार बार वही घटनाएं। कई सीन असरदार तो हैं लेकिन कहानी कहीं आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लगता है जैसे ऑडियंस ने इमोशनल रोलर कोस्टर पर नहीं बल्कि एक लंबी थका देने वाली फिल्म देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किरदारों को भागने या कुछ बदलने के मौके दिखते हैं, लेकिन वे बस फैसले ना लेकर आगे बढ़ते हैं। वही फैसले जो कहानी को फिल्म की अपनी थीसिस के हिसाब से चलाते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका अभिनय है। उल्का, अदिति और ऐश्वर्या ने अपने किरदारों का डर, दर्द और उलझन बहुत ही सच्चाई से दिखाई है। इनके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह औजला और युक्तम खोसला ने भी अपने रोल ईमानदारी से निभाए हैं। उनकी एक्टिंग कहानी को और भी असली व असरदार बना देती है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो खासकर माता पिता की भूमिका निभाने वाले कलाकार पूर्वा पराग, राम जीवाली, राजीव कुमार, श्वेता मुंशी, अभिषेक शंकर और लक्ष्मी सभी ने बेहद सच्ची और प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है। खासकर केरल के माता पिता वाला क्लाइमैक्स सीन बहुत ही स्वाभाविक और दिल को छू लेने वाला लगता है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टोन दिया है जिसमें रियल घटनाओं से प्रेरित सीन्स, तीखे संवाद और तेज रफ्तार एडिटिंग लगातार ऑडियंस को असहज लेकिन सचेत बनाए रखती है। हाँ, कुछ स्थानों पर फिल्म जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक और एक तरफा लगती है। हालांकि इसका भावनात्मक असर और विषय की गंभीरता से पूरी तरह अनदेखा करना मुश्किल बनाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि भले ही बिल्लू अमृतलाल शाह ऐसा कहते हैं कि वह किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देखते वक्त साफ महसूस होता है कि कहानी एक विशेष समुदाय को नेगेटिव दिखाने की तरफ झुकी हुई है। इसके अलावा कई किरदार ठीक से विकसित नहीं किए गए हैं जिससे उनके फैसले अवास्तविक लगते हैं और कहानी में गहराई नहीं आती। संवेदनशील विषय होने के बावजूद फिल्म कई जगह प्रचार जैसे महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग नजरियों को दिखाने के बजाय कहानी को बस एक ही दिशा में ढकेला गया है, जिसकी वजह से फिल्म का असर कमजोर पड़ता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो तीखे मुद्दों पर बनी हों और भावनात्मक तौर पर झकझोरे,
तो द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड आपको कुछ हिस्सों में प्रभावशाली लग सकती है, लेकिन अगर आप एक मजबूत, संतुलित और आगे बढ़ने वाली कहानी की उम्मीद करते हैं तो यह फिल्म आपको थोड़ी निराश कर सकती है। कई जगह कहानी दोहराव भारी लगती है और संवेदनशील विषय को भी काफी ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। इसलिए कुल मिलाकर यह फिल्म किसी के लिए नहीं है। आप इसे देखें या नहीं, या पूरी तरह आपकी पसंद और विषय में रुचि पर निर्भर करता है। लंबी कानूनी लड़ाई और विवाद के बाद द केरल स्टोरी रिलीज हो गई। हालांकि इसे अपनी निर्धारित तारीख 27 फरवरी की सुबह ही सिनेमाघरों में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोपहर तक स्टे हटाने का फैसला आया और रात तक फिल्म थिएटर्स में पहुंची। कहीं शाम 7 बजे शो शुरू हुए तो कहीं 8 बजे से। पहले दिन कम टिकट बिक्री का नुकसान निर्माता को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह सूचना सभी दर्शकों तक समय पर नहीं पहुंच पाई कि फिल्म रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, द केरल स्टोरी 2 वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी का सीक्वल है। छोटे बजट की होने के बावजूद पिछली फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया था। अब सबकी नजरें इसके दूसरे भाग पर हैं। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं, जिन्होंने पहली फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी कामेख्या नारायण सिंह ने संभाली है। मुख्य कलाकारों में हैं ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, पूर्वा पराग, सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह, युक्तम और अलका अमीन। कहानी लिखी है विपुल अमृतलाल शाह और अमरनाथ झा ने। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर विवाद, चर्चा और सोशल मीडिया पर बहस तेज रही। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे थे तो कुछ इसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म मान रहे थे। ऐसे माहौल में दर्शक एक पूर्वाग्रह के साथ थिएटर में प्रवेश करता है। क्या सचमुच प्रोपेगेंडा है या किसी वास्तविक समस्या को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश? फिल्म 3 लड़कियों की कहानी पर आधारित है। उनके जीवन में प्रेम, विश्वास और फिर धोखे के जरिए धर्मांतरण की घटनाएं दिखाई गई हैं। ट्रेलर से स्पष्ट हो जाता है कि विषय संवेदनशील है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से अलग परिवेश से आई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा पहला फुसलाकर पहले शादी और फिर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों को मत अलग अलग हो सकते हैं। बतौर सिनेमा या क्या परोसती है, इसे समझना जरूरी है। दृष्टिकोण का प्रभाव। दर्शक अपने नजरिए से फिल्म देखेंगे और सवाल उठा सकते हैं कि यह कितनी राजनीतिक रूप से संतुलित है। कुछ लोगों के लिए यही इसकी कमी हो सकती है। हालांकि इसे कहानी के रूप में देखें तो यह प्रेडिक्टेबल जरूर लगती है, लेकिन कमजोर नहीं। स्क्रीन प्ले की शुरुआत। तीनों लड़कियों की कहानियां क्रमशः सामने आती हैं, जो कुछ हद तक अनुमानित लगती हैं। यदि इसे फ्लैशबैक या किसी साझा घटना से शुरू किया जाता तो प्रभाव अधिक गहरा हो सकता था। गाने की प्लेसमेंट। अंत में एक वीरतापूर्ण गीत आता है जो फिल्म के मूल गंभीर टोन से थोड़ा अलग महसूस होता है। इसे भावनात्मक निरंतरता क्षण भर के लिए टूट जाती है। यदि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का वादा करती है तो ट्रीटमेंट पर और ध्यान दिया जा सकता था। कई जगह डॉक्यूमेंट्री और मुख्यधारा सिनेमा के बीच झूलती प्रतीत होती है। इसे दृश्यात्मक का प्रभाव कमजोर पड़ता है। पूर्वाग्रह के साथ फिल्म देखना कठिन होता है, लेकिन देखने के दौरान कई जगह रिसर्च का आभास होता है। कुछ ट्विस्ट या संकेत देते हैं कि कहानी केवल एजेंडा आधारित नहीं बल्कि अध्ययन और तथ्यों पर आधारित प्रतीत होती है। फिल्म सिर्फ एक धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं करती। कथा में ऐसे पात्र और प्रसंग भी हैं जो संतुलन का संकेत देते हैं, यह दिखाते हुए कि हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। साथ ही फिल्म दलित समाज, बेटियों पर अत्यधिक सख्ती करने वालों, अभिभावकों और तथाकथित उदार सोच रखने वाले समाज की जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाती है। बच्चों की परवरिश और जागरूकता पर यह गंभीरता से बात करती है। तीनों मुख्य अभिनेत्रियों में अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है। तीनों मुख्य अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ा है। अलग अलग फिल्म से आई उनकी कहानियां एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। भावनात्मक दृश्यों में उनका अभिनय ईमानदार लगता है। कई बार दर्शक को असहज भी करता है, तो शायद फिल्म का उद्देश्य है। कई बार दर्शकों को असहज भी करता है, जो शायद फिल्म का उद्देश्य है। निर्देशक कामेख्या नारायण सिंह की तारीफ बनती है। विषय की संवेदनशीलता को उन्होंने संतुलन और भावनात्मक वजन के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कहानी की मूल रेखा भले प्रेडिक्टेबल लगे, लेकिन निर्देशन और लेखन मिलकर फिल्म को संभालते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के साथ मेल खाता है और ना तो दृश्यों पर हावी होता है और ना ही लाउड है। कुल मिलाकर द केरल स्टोरी ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह उदासीन नहीं रह सकते। यह सोचने पर मजबूर करती है, अगर आप खुले मन से फिल्म देखेंगे तो इसमें चर्चा के योग्य कई पहलू मिलेंगे। फिल्म पसंद आएगी या नहीं, यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है, लेकिन किसी भी फिल्म को अगर एक धर्म विशेष के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है तो उसे पूरी तरह से नकार देना भी गलत है।
क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। संभव है कि कई घटनाएं हमारे आसपास ना घट रही हों या हमारी नज़र उन पर ना पड़ रही हो, लेकिन यदि किसी की नज़र वहां पड़ती है तो उसे यह कहानी कहने की पूरी आज़ादी है, बशर्ते यह संवैधानिक सीमाओं और सेंसर बोर्ड के कानूनों के तहत बनाई गई हो। बाकी फैसला दर्शकों का है, वो इसे नकार भी सकते हैं और अपना भी सकते हैं। साल 2023 में विवादों के बीच रिलीज हुई द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह अब इसका सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड लेकर आए हैं। पिछली फिल्म को जहां सदुप्तो सेन ने डायरेक्ट किया था, वह इस बार निर्देशन की कमान कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। टीजर रिलीज के बाद से ही यह सीक्वल फिल्म भी विवादों में रही। मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा। सिंगल बेंच ने माना कि पहली नजर में इस फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता दिखती है। अदालत ने रिलीज पर 15 दिन की रोक लगाई। केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को फिल्म की पैरोकारी की केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में फिल्म की पैरोकारी की। नतीजा ये हुआ कि बड़ी ही नाटकीय घटनाक्रम में डिवीजन जज ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। स्टे हटते ही शुक्रवार 27 फरवरी की देर शाम फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। 2 घंटे 11 मिनट लंबी इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस में सच्ची मेहनत झलकती है, लेकिन यह जिस तेज टोन में शोर मचाती है, प्लॉट और कहानी उस गहराई का एहसास करवाने से चूक जाती है। फिल्म का नाम भले ही केरल स्टोरी है, लेकिन इसकी कहानी भारत के अलग अलग हिस्सों की 3 जवान औरतों सुरेखा यानी उल्का गुप्ता, नेहा यानी ऐश्वर्या ओझा और दिव्या यानी अदिति भाटिया के बारे में है। कोच्चि की सुरेखा के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे सलीम यानी सुमित गहलावत से इश्क हो जाता है, जो एक शादीशुदा जर्नलिस्ट है। सलीम वादा करता है कि वह उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा और अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। इसी तरह ग्वालियर की जेवलिन थ्रोअर नेहा एक अच्छे भविष्य का सपना देखती है। उसे फैजान यानी अर्जुन सिंह औजला से प्यार हो जाता है, जो अपनी पहचान छिपाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे अच्छे कोच से ट्रेनिंग दिलाने में मदद करेगा। कहानी की तीसरी कड़ी जोधपुर की दिव्या से जुड़ती है, जो एक टैलेंटेड डांसर है और ऑनलाइन बोल्ड डांस वीडियो पोस्ट करती है। उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जब वह रशीद यानी युक्तम खोसला से मिलती है तो वह शादी के बाद उससे इन सबसे आजादी का वादा करता है। शादी के बाद ही तीनों ही औरतों को सख्त धार्मिक नियमों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी जिंदगी के फैसलों की कीमत का है एहसास होता है। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड अपने 2 घंटे से अधिक की रन टाइम में ज्यादातर समय एक ही टॉपिक पर रहती है। यह तेज टोन सेट करती है, लेकिन कहानी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है। आलम यह है कि इसे देखते हुए आखिरी 10 मिनट में ही आपको राहत मिलती है, लेकिन तब तक आपका सब्र जवाब दे चुका होता है। यह फिल्म हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म बदलने के मुद्दे पर है और इसके लिए एक समुदाय को पूरी तरह से दोषी ठहराती है। बैकग्राउंड स्कोर लाउड और ड्रामेटिक है। ऐसा लगता है जैसे लगभग पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है। यह सोशल ड्रामा फिल्म एक मजबूत प्लॉट की बजाय भारी भरकम सीन और भाषणों प्रवचनों पर ज्यादा निर्भर है। साल 2023 वाली पहली फिल्म में कुछ दिलचस्प पल थे, लेकिन यह सीक्वल फिल्म बेहद कमजोर है। आप शुरू में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी कहां से और कैसे खत्म होगी। सही मायने में द केरल स्टोरी फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं है। राइटिंग कमजोर है और ट्रीटमेंट बहुत जोर देने वाला है। टोन ऐसा है जिसे जबरदस्ती की जा रही हो। बारीकी और प्लॉट की गहराई के लिए कोई जगह नहीं है। पूरी फिल्म में हिंदू परिवारों को प्यार भरा और खुश दिखाया गया है, लेकिन मुस्लिम घरों को मूड और विजुअल्स दोनों में डार्क शेड्स में दिखाया गया है। इस अंतर को दिखाने के लिए कलर स्कीम भी बदल दी गई है। आखिर में फिल्म असली धर्म बदलने के मामलों का जिक्र करती है और बताती है कि कुछ यूरोपीय लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया था। यह छांगुर बाबा के बारे में रिपोर्ट से काफी प्रेरित है, जिस पर हजारों लड़कियों को धर्म बदलने के लिए टारगेट करने का आरोप था। हाँ, एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिल्म का तेज टोन अक्सर उन पर हावी हो जाता है। सुरेखा के रूप में उल्का गुप्ता ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और एक ऐसी लड़की को अच्छे से दिखाया है जो अपना धर्म बदलने से मना कर देती है। कई सीन में उनका गुस्सा और कंफ्यूजन असली लगता है। इसी तरह दिव्या के रूप में अदिति भाटिया और नेहा के रूप में ऐश्वर्या ओझा ठीक ठाक हैं और शादी के बाद डर और ट्रॉमा को दिखाने में कामयाब रही। कुछ पल ऐसे भी हैं जब उनके शांत रिएक्शन डायलॉग से ज्यादा बोलते हैं। हालांकि स्क्रीन प्ले उन्हें उनके किरदारों को पूरी तरह से दिखाने के लिए काफी गहराई नहीं देता है। द केरल स्टोरी 2 अपने मैसेज में साफ है और बिना किसी झिझक के अपना नजरिया सामने रखती है। यह बताती है कि 2047 तक भारत
सरिया कानून के तहत एक मुस्लिम देश बन सकता है। फिल्म इंटरफेथ शादियों के बारे में बात करती है और दावा करती है कि धर्म बदलना देश के पॉपुलेशन बैलेंस को बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। क्लाइमैक्स में टोन और भी ज्यादा डायरेक्ट हो जाता है जब आरोपियों को एक तेज और इमोशन गाने के बीच अरेस्ट किया जाता है। फिल्म के कई सीन परेशान करने वाले हैं, जिनमें बार बार सेक्सुअल असॉल्ट, जबरदस्ती बीफ खाना और बेरहमी से हिंसा दिखाना शामिल है। यह फिल्म जबरदस्ती शादियों और धर्म बदलने में फंसी महिलाओं को दिखाने में हद पार करती है। हालांकि यह असली घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है, लेकिन इसका मजबूत और एक तरफा टोन साफ तौर पर बताता है कि यह सोची समझी तयशुदा फिल्म है। धर्मांतरण के मुद्दे को गंभीर मानते हुए अगर कोई संजीदा फिल्म देखने की चाह है, तो भी यह फिल्म ऐसे नहीं है कि जिसे देखा जाए। बेहतर होगा समय और पैसे बचाएं। महीनों की बहस, सेंसर बोर्ड की खींचतान और कोर्ट रूम ड्रामे के बाद आखिरकार विपुल अमृतलाल शाह की द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड रिलीज तो हो गई, लेकिन मजेदार बात यह है कि फिल्म की कहानी से ज्यादा ड्रामा असल में हुआ। थिएटर में पर्दा उठते ही साफ लग जाता है कि यह फिल्म किसी गहरी कहानी या थ्रिलर बनने की कोशिश नहीं कर रही। ये बस अपनी बात या कहे एजेंडा दोहराती नजर आती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ किरदार एक कथित गजवा ए हिंद मिशन के तहत धर्म विशेष की लड़कियों को प्यार और शादी के नाम पर फंसाते हैं। उनका मकसद लड़कियों का धर्म बदलवाना, उन पर दबाव डालना और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। कहानी ऐसे दिखाती है जैसे यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो। फिल्म 3 लड़कियों की कहानी दिखाती है, दिव्या, नेहा और सुरेखा, जो भारत के अलग अलग शहरों से हैं और अपनी अपनी जिंदगी में सपने देख रही होती हैं, लेकिन इनकी जर्नी जल्द ही एक ही दिशा पकड़ लेती है। हर लड़की को एक ऐसा लड़का मिलता है जो पहले तो प्यार दिखाता है और बाद में अपनी असली पहचान व मकसद दिखाता है। दिव्या ने अदिति भाटिया, 16 साल के डांसर जिसे शोहरत के नाम पर फंसाया जाता है। नेहा ने ऐश्वर्या ओझा, एथलीट जिसे प्यार का भरम देकर धोखा मिलता है। सुरेखा ने उल्का गुप्ता, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जो एक पत्रकार के नाम पर शुरू हुए रिश्ते में गहराई से फंस जाती है। इसके बाद फिल्म में शुरू होती है जबरदस्ती, हिंसा, डर, धमकी और बार बार वही घटनाएं। कई सीन असरदार तो हैं, लेकिन कहानी कहीं आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लगता है जैसे ऑडियंस ने इमोशनल रोलर कोस्टर पर नहीं बल्कि एक लंबी थका देने वाली फिल्म देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किरदारों को भागने या कुछ बदलने के मौके दिखते हैं, लेकिन वे बस फैसले न लेकर आगे बढ़ते हैं। वही फैसले जो कहानी को फिल्म की अपनी थीसिस के हिसाब से चलाते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका अभिनय है। उल्का, अदिति और ऐश्वर्या ने अपने किरदारों का डर, दर्द और उलझन बहुत ही सच्चाई से दिखाई है। इनके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह औजला और युक्तम खोसला ने भी अपने रोल ईमानदारी से निभाए हैं। उनकी एक्टिंग कहानी को और भी असली व असरदार बना देती है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो खासकर माता पिता की भूमिका निभाने वाले कलाकार पूर्वा पराग, रामजी वाली, राजीव कुमार, श्वेता मुंशी, अभिषेक शंकर और लक्ष्मी सभी ने बेहद सच्ची और प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है। खासकर केरल के माता पिता वाला क्लाइमैक्स सीन बहुत ही स्वाभाविक और दिल को छू लेने वाला लगता है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टोन दिया है, जिसमें रियल घटनाओं से प्रेरित सीन्स, तीखे संवाद और तेज रफ्तार एडिटिंग लगातार ऑडियंस को असहज लेकिन सचेत बनाए रखती है। हाँ, कुछ स्थानों पर फिल्म जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक और एक तरफा लगती है। हालांकि इसका भावात्मक असर और विषय की गंभीरता से पूरी तरह अनदेखा करना मुश्किल बनाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि भले ही विपुल अमृतलाल शाह ऐसा कहते हैं कि वो किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देखते वक्त साफ महसूस होता है कि कहानी एक विशेष समुदाय को नेगेटिव दिखाने की तरफ झुकी हुई है। इसके अलावा कई किरदार ठीक से विकसित नहीं किए गए हैं, जिससे उनके फैसले अवास्तविक लगते हैं और कहानी में गहराई नहीं आती। संवेदनशील विषय होने के बावजूद फिल्म कई जगह प्रचार जैसे महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग नजरियों को दिखाने के बजाय कहानी को बस एक ही दिशा में ढकेला गया है, जिसकी वजह से फिल्म का असर कमजोर पड़ता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो तीखे मुद्दों पर बनी हो और भावनात्मक तौर पर झकझोरे, तो द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड आपको कुछ हिस्सों में प्रभावशाली लग सकती है। लेकिन अगर आप एक मजबूत, संतुलित और आगे बढ़ने वाली कहानी की उम्मीद करते हैं, तो यह फिल्म आपको थोड़ी निराश कर सकती है। कई जगह कहानी दोहराव भारी लगती है और संवेदनशील विषय को भी काफी ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। इसलिए कुल मिलाकर यह फिल्म किसी के लिए नहीं है। आप इसे देखें या नहीं, या पूरी तरह आपकी पसंद और विषय में रुचि पर निर्भर करता है। लंबी कानूनी लड़ाई और विवाद के बाद द केरल स्टोरी रिलीज हो गई।
हालांकि इसे अपनी निर्धारित तारीख 27 फरवरी की सुबह ही सिनेमाघरों में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोपहर तक स्टे हटाने का फैसला आया और रात तक फिल्म थिएटर्स में पहुंची। कहीं शाम 7 बजे शो शुरू हुए तो कहीं 8 बजे से। पहले दिन कम टिकट बिक्री का नुकसान निर्माता को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह सूचना सभी दर्शकों तक समय पर नहीं पहुंच पाई कि फिल्म रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, द केरल स्टोरी 2 वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी का सीक्वल है। छोटे बजट की होने के बावजूद पिछली फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया था। अब सबकी नजरें इसके दूसरे भाग पर हैं। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं, जिन्होंने पहली फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है। मुख्य कलाकारों में हैं ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, पूर्वा पराग, सुमित गहलावत, अर्जुन सिंह, युक्तम और अलका अमीन। कहानी लिखी है विपुल अमृतलाल शाह और अमरनाथ झा ने। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर विवाद, चर्चा और सोशल मीडिया पर बहस तेज रही। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे थे तो कुछ इसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म मान रहे थे। ऐसे माहौल में दर्शक एक पूर्वाग्रह के साथ थिएटर में प्रवेश करता है। क्या सचमुच प्रोपेगेंडा है या किसी वास्तविक समस्या को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश? फिल्म 3 लड़कियों की कहानी पर आधारित है। उनके जीवन में प्रेम, विश्वास और फिर धोखे के जरिए धर्मांतरण की घटनाएं दिखाई गई हैं। ट्रेलर से स्पष्ट हो जाता है कि विषय संवेदनशील है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से अलग परिवेश से आई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा पहला फुसलाकर पहले शादी और फिर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों को मत अलग अलग हो सकते हैं। बतौर सिनेमा या क्या परोसती है, इसे समझना जरूरी है। दृष्टिकोण का प्रभाव। दर्शक अपने नजरिए से फिल्म देखेंगे और सवाल उठा सकते हैं कि यह कितनी राजनीतिक रूप से संतुलित है। कुछ लोगों के लिए यही